हेलो एवरीवन, दिस इज लॉजिकल गुरुजी। गाइस, हम लोग रीजनिंग का सेक्शन यहाँ पे शुरुआत करेंगे। तो गाइस, आप लोग देख रहे हैं रीजनिंग के सेक्शन में मैंने यहाँ पे टॉपिक पहले से रखा हुआ आपका ब्लड रिलेशन, जिसे हम लोग हिंदी में रक्त संबंध के नाम से जानते हैं गाइस। अब देखिए, ब्लड रिलेशन जो हमारा टॉपिक है गाइस, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और ये कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये चीज हमें यहाँ पर समझकर चलनी होगी, है ना। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे बैंकिंग के एग्जामिनेशन की, तो गाइस देखिए, बैंकिंग के एग्जामिनेशंस में ब्लड रिलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इंपॉर्टेंट रोल किस तरीके से, देखिए, सबसे पहले तो ब्लड रिलेशन अपने आप में एक टॉपिक है, आप सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा आपने एक टॉपिक देखा होगा, पजल। गाइस, पजल के अंदर भी आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। इसी तरीके से एक टॉपिक होता है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, जिसके साथ में ब्लड रिलेशन का कॉम्बिनेशन बना करके आपके मेंस लेवल का एक क्वेश्चन तैयार किया जाता है। और आप बैंकिंग का कोई भी मेन एग्जामिनेशन दे, वहां आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, सिटिंग अरेंजमेंट प्लस ब्लड रिलेशन का कॉम्बिनेशन। इसके अलावा गाइस, हमारा एक और टॉपिक होता है डेटा सफिशिएंसी। गाइस, डेटा सफिशिएंसी टॉपिक के अंदर भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हमारे सामने रखे जाते हैं। यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो आपके जो बैंकिंग के एग्जामिनेशन है, तो ओवरऑल बैंकिंग के एग्जामिनेशन में 7 to 10 मार्क्स का वेटेज इस टॉपिक का रहता है। अलग अलग वेरियस फॉर्म में मैंने आपको बताया। अब गाइस, जब हम इस टॉपिक को करते हैं, जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हमें कहाँ दिक्कत आ सकती है। नॉर्मली हम सभी लोगों को ये लगता है कि ये जो हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन, इसके अंदर हमारे रिलेशंस के बारे में बात होती है, जो कि हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन गाइस, रिश्तों को समझना इतना आसान नहीं जितना हमें लगता है ना। रिश्तों को समझना, यानी कि रिश्ता क्या कहलाता है, समझना बहुत टेढ़ी खीर है। तो गाइस, जरा समझते हैं। देखिए, कुछ एक बेसिक चीजें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी है। देखिए, बेसिक रूल्स हैं कुछ। सबसे पहला बेसिक रूल अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा है, नेवर जज एनीवन्स जेंडर बाय नेम। यानी यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है कि आप किसी भी पर्सन का जो जेंडर है वो उसके नेम से जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब इसमें कैसे मिस्टेक होती है, जैसे गाइस देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक नेम लिखा, राहुल। अब जैसे आप राहुल नाम को देखते हो, आप क्लियरली अपने मन में परसेप्शन बना लेते हो कि सर राहुल है, इसका मीन्स ये तो एक बॉय है, इज अ बॉय। नहीं गाइस, ऐसा जरूरी नहीं है कि राहुल अगर नेम लिखा है तो वो बॉय का ही होगा। यानी राहुल यहाँ बॉय का भी नेम हो सकता है, राहुल यहाँ गर्ल का भी नेम हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नेम मैं लिख देता हूँ, कैटरीना। अब कैटरीना देख के भैया टच में याद आ जाता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। कैटरीना जरूरी नहीं है कि गर्ल हो। कैटरीना नाम का कोई भैया दाढ़ी मूछों वाला लड़का भी हो सकता है। हालांकि मन मानने तैयार नहीं होता कि कैटरीना नाम का एक दाढ़ी मूछों वाला लड़का होगा, लेकिन है मन की नहीं सुननी, है ना। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, नेवर जज एनीवन्स जेंडर बाय नेम। बाय नेम किसी का भी जेंडर जस्टिफाई नहीं करेंगे। डोंट प्रिडिक्ट anyone's relation until it's given in that question। अब गाइस, ये क्या है। अब हमारे अंदर एक ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है कि हम चीजों को अपने खुद से प्रिडिक्ट करने लगते हैं। तो गाइस, वही चीज हमें यहाँ पे नहीं करनी है, क्योंकि जो रिलेशंस होते हैं वो ड्यूअल साइडेड होते हैं। भाई, मैं आपका कुछ लगता हूँ, आप मेरे कुछ लगते हैं ना, इस तरीके से रिलेशन वर्क करते हैं। सेम चीज यहाँ पे, जैसे देखिए, मैं एक लाइन यहाँ पे लिखूं। अब जल्दबाजी में लोग गलती कैसे करते हैं, देखिए, ए इज फादर ऑफ बी। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दी है, ए इज फादर ऑफ बी। अब आप कहेंगे सर ए फादर है बी के, तो बी कौन है। अब नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, सर ए पापा है बी बेटा है। जबकि भाई यहाँ पे बी बेटा भी हो सकता है, बी बेटी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बी का जेंडर क्या है अब ये तो आपको पता नहीं है। अब बी यहाँ पे सन भी हो सकता है, बी यहाँ पे क्या हो सकता है भैया, डॉटर भी हो सकती है। ये बात याद रखनी है, जब तक आपको कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया जाएगा, आप रिलेशन को खुद से प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। हाँ, कुछ एक आध चीजें होती हैं जो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल होती हैं, उनको प्रिडिक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंटेंस है, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। अब सेंटेंस लिखा है, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। अब आप देखिए, ए हस्बैंड है बी का। अब यहां मत कहने लगना कि सर बी वाइफ भी हो सकती है, बी हस्बैंड भी हो सकता है। सर ये प्रिडिक्ट नहीं है, ये ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेबल है कि अगर ए हस्बैंड है तो बी इसमें क्या होगा, वाइफ होगा। हालांकि अब तो भैया, है ना, भैया बहुत सारे जोड़े गड़बड़ गड़बड़ बन रहे हैं, लेकिन हमारे ब्लड रिलेशन के टॉपिक के अंदर ये सारी चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी।
ये बात आप समझ के चलिएगा। ओके गाइस, होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए गाइस, होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक कोई पर्सन आया ए। अब आपने इसका नेम वहां पर लिख दिया, आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करने चले गए। अब थोड़ी देर बाद जब आप क्वेश्चन के आंसर करने बैठे तो आप ये भूल गए कि ये ए मेल मेंबर था या फीमेल था। अब आपने ये तो लिखा ही नहीं कि ए मेल है या फीमेल है। अब आप इसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? अब क्या क्वेश्चन दोबारा पढ़ोगे, टाइम वेस्ट करोगे? अब ऐसा तो है नहीं कि ए फॉर आदमी यहाँ पे लिख के चलोगे, ऐसा नहीं है। तो गाइस, हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इन चीजों को मार्क करके चलना पड़ेगा कि जो सामने वाला पर्सन है ये मेल है या फीमेल है। अब देखिए, जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे मार्क करना था कि एक फीमेल मेंबर है, तो जब सॉरी एक मेल मेंबर है, तो याद रखिएगा मेल मेंबर के लिए आप क्या करेंगे, हमेशा स्क्वायर बॉक्स लगा देंगे। कोई भी पर्सन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने के लिखा, आपको याद रखना है कि ये मेल मेंबर है, तो आप इस पे क्या करिए, स्क्वायर बॉक्स में बंद कर दीजिए। अब जब भी आपको स्क्वायर बॉक्स लगा दिखाई देगा तो आपको पता चल जाएगा कि के क्या था, एक मेल पर्सन था। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल एक बी है और ये फीमेल आपको याद रखना, तो आपने क्या किया, इस बी को सर्कल में बंद कर दिया। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मेल कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर बॉक्स लगा देंगे, फीमेल कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, उसके ऊपर सर्किल लगा देंगे, ताकि हमें याद रहे कि ये मेल है या फीमेल है। गैस देखिए, आगे देखिए। अब जैसे दो लोग हैं, फॉर एग्जांपल एक एल है और एक एन है। अब मुझे यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करना है कि ये एक मैरिड कपल है, इन दोनों की आपस में शादी हो रखी है, दोनों एक दूसरे के स्पाउस है। स्पाउस का मीनिंग होता है मैरिड कपल। देखिए, तो मुझे सिंपली एक काम करना है, कहीं भी अगर दो लोगों के बीच में मैरिड कपल को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, उन दोनों के बीच में सिंपली एक प्लस का निशान लगा दूंगा। गाइस, प्लस का निशान क्यों लगा रहे हैं? अब हस्बैंड और वाइफ होते तो अलग अलग है, लेकिन होते तो एक ही पेयर है, इसीलिए हमने क्या किया, प्लस का मार्क लगा दिया। तो जब भी कभी आपको मैरिड कपल रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करेंगे, उन दोनों के बीच में प्लस का मार्क लगाएंगे। अब इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल एक एम है और एक मान लीजिए कोई हमारा यहाँ पे डी है। अब मुझे ये रिप्रेजेंट करना है कि ये दोनों आपस में भाई बहन या भाई भाई या बहन भाई ऐसे कुछ लगते हैं नहीं, कि ये एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं। सिबलिंग वर्ड केवल इतना इंट्रोड्यूस करता है कि ये दोनों एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं, लेकिन ये जेंडर में मेल है या फीमेल है ये जस्टिफाई नहीं करता है। तो जब भी आपको सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करना होगा तो आप सिंपली उनके बीच में एक डैश लगा देंगे, इससे याद रहेगा कि ये दोनों आपस में क्या है, सिबलिंग है। आगे चलते हैं गाइस। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है, ये कुछ एग्जाम्पल नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं हमारे, जो हमारे क्वेश्चंस में बार बार रिपीट होते हैं, या ऐसा कहें कि इन्हीं रिलेशन से मिल करके हमारे बाकी के सारे रिलेशंस बनते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले यहाँ पे एक मैंने रिलेशन लिया है, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। अब देखिए, मुझे ए और बी के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन प्रेजेंट करना है। अब देखिए, ये ए है, इसको हस्बैंड बताया गया। अब अगर ये हस्बैंड है तो ये मेल मेंबर होगा, तो मैं सबसे पहले स्क्वायर बॉक्स लगाऊंगा। किसका हस्बैंड है, बी का। तो भाई, हस्बैंड और वाइफ का जनरेशन सेम होता है, दोनों सेम जनरेशन में आएंगे, तो ये बी है। अब अगर ये हस्बैंड है तो ये क्या होगी, वाइफ होगी। और अगर ये हस्बैंड वाइफ है तो इसका मतलब मुझे इन दोनों के बीच में मैरिड कपल को रिप्रेजेंट करना होगा। तो मैरिड कपल के रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने दोनों के बीच में क्या किया, प्लस का सिंबल लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, B इज मदर ऑफ H। अब हमें पता चलता है कि ये जो B है ये H की मदर है। अब H इसका चाइल्ड है। अब H इसका बेटा भी हो सकता है, H इसकी बेटी भी हो सकती है। अब एक बात हमें याद रखनी है कि जो भी चिल्ड्रन होते हैं वो हमेशा अपने पेरेंट्स के बाद वाली जनरेशन में आते हैं। तो जो H है वो B के पहले वाली जनरेशन में नहीं आएगा, B के बाद वाली जनरेशन में आएगा। आप H को B से भी जोड़ सकते हैं, आप H को A से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हैं तो इन दोनों का चिल्ड्रन सेम ही होगा। तो देखिए, यहाँ पे अटैच करते हैं H। अभी मैंने H पे सर्कल या स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि H का जेंडर हमारे पास अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, J इज सन ऑफ A। अब J को A का सन बताया गया है। अब अगर J A का सन है तो B का भी सन होगा, है ना। और H का कौन लगेगा, ब्रदर लगेगा, बिल्कुल सही, यानी कि H का सिबलिंग होगा।
तो अगर एच का ब्रदर है तो आप उसे एच से ही जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ देते हैं, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने बना दिया जे। G इज सिस्टर ऑफ H। देखिए G H की सिस्टर है, अगर G H की सिस्टर है तो G J की भी सिस्टर होगी। चाहे आप H से अटैच करिए चाहे आप J से अटैच करिए, कहीं भी जोड़ दीजिए। चलिए यही जोड़ देते हैं G। F इज ग्रैंडफादर ऑफ J। F किसके ग्रैंडफादर हैं? J के। अगर F J के ग्रैंडफादर हैं तो इन दोनों के भी क्या होंगे? ग्रैंडफादर होंगे। अब गाइस हमारे ग्रैंडफादर कौन होते हैं? हमारे फादर के जो फादर होते हैं वही तो हमारे ग्रैंडफादर होते हैं, है ना। अब जे के फादर कौन है? ए। तो ए के फादर कौन होंगे? एफ। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कि जरूरी है कि एफ ए का ही फादर हो, एफ बी का भी तो फादर हो सकता है। गाइस हो सकता था अगर यहाँ पे ग्रैंडफादर के आगे मैटरनल वर्ड लगा होता। क्या लगा होता गाइस? मैटरनल। मैटरनल वर्ड जब आपको लगा दिखाई देगा तब आप उस रिलेटिव को किसकी तरफ से अटैच करेंगे? मम्मी की तरफ से अटैच करेंगे। अदरवाइज जितने भी रिलेटिव हैं वो सारे के सारे फादर की तरफ से अटैच किए। याद रखिएगा गाइस, जब तक मैटरनल वर्ड नहीं लगा होगा तब तक आप किसी भी रिलेटिव को पापा की सॉरी मम्मी की तरफ से नहीं जोड़ेंगे। मैटरनल वर्ड आने पर ही आप उस रिलेटेड जो है उसको मम्मी की तरफ से कनेक्ट करेंगे। अदरवाइज जो भी हमारे रिलेशन है वो सारे के सारे पापा की साइड से अटैच कर दिए जाएंगे। तो अब यहाँ मैटरनल नहीं लगा हुआ है। अब अगर मैटरनल नहीं लगा है तो भाई ए के फादर बना दिए जाएंगे एफ। फादर है तो स्क्वायर बॉक्स लगाएंगे। K इज ब्रदर ऑफ B। K किसका ब्रदर है? B का। K अगर B का ब्रदर है तो इसका मतलब K इस वाली जनरेशन से बिलोंग करेगा। अब आप K को इनसे नहीं जोड़ सकते, इनसे नहीं जोड़ सकते। अब अगर आप K को A से जोड़ोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि K B का ब्रदर है, A का ब्रदर नहीं है। तो आप B से इसको अटैच कर देंगे। ओके, अगर ब्रदर है तो स्क्वायर बॉक्स लगाएंगे। अब अगर गाइज आप देखेंगे तो यहाँ पे एच का जेंडर हमारा जस्टिफाई नहीं हो पाया है ना। चलिए देखिए आगे समझते हैं। सम कंफ्यूजिंग रिलेशंस। गाइज देखिए हमारे कुछ रिलेशंस होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। हालांकि कंफ्यूजन तो सारे रिलेशन के अंदर भरा हुआ है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। ये कुछ रिलेशंस ऐसे हैं जो ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। देखिए पहला रिलेशन हमारे सामने लिखा हुआ है सन इन लॉ। अब गाइस आप यहाँ समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर सन इन लॉ कौन होता है। देखिए बड़ा सिंपल सा रिलेशन है सन इन लॉ का। क्या रिलेशन है सन इन लॉ का? हस्बैंड ऑफ योर डॉटर, यानी हमारी आपकी जो बेटी है उसके जो हस्बैंड होते हैं वही हमारे कौन लगते हैं? सन इन लॉ लगते हैं गाइस, है ना। अब जैसे इसका एक रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, ए इज सन इन लॉ ऑफ एच। अब ए को सन इन लॉ बताया गया है गाइस किसका? एच का। पहली चीज तो एक बात याद रखिएगा कि जिस किसी भी रिलेशन में इन लॉ लगा होता है, ऐसे किसी भी रिलेटिव से आप कभी भी डायरेक्टली अटैच नहीं होते। यानी कि ये ए और एच के बीच में अगर इन लॉ आ गया है तो ए और एच कभी भी डायरेक्ट एक दूसरे से अटैच नहीं होंगे। इन दोनों के बीच में एक थर्ड पर्सन आएगा। अब वो थर्ड पर्सन कौन है गाइस? उसे ही ढूंढना सारा समझने वाला गेम है। देखिए अब ए सन इन लॉ कैसे बना? भाई सन इन लॉ की डेफिनेशन क्या है? हस्बैंड ऑफ योर डॉटर। इसका मतलब ए की जो मैरिज है वो एच की डॉटर से हुई होगी, तब जाकर ए क्या बना होगा? सन इन लॉ बना होगा। यानी अगर हम इसका डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन करने जाएं तो गाइस देखिए ये एच है। सबसे पहले इस एच की एक डॉटर आएगी। उस डॉटर की जिस लड़के से शादी होगी उस लड़के का नाम ए होगा, तब जाकर ए क्या बनेगा? एच का सन इन लॉ बनेगा। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का भी गाइस क्लियर है। देखिए यहाँ हस्बैंड था तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? वाइफ। वाइफ ऑफ योर सन, यानी आपके बेटे की जो वाइफ होती है वो आपकी क्या कहलाती है? डॉटर इन लॉ कहलाती है। देखिए गाइस इस रिलेशन में भी इन लॉ लगा हुआ है, तो इन लॉ लगने का सिंपल सा मीनिंग है कि भाई बीच में एक थर्ड पार्टी आएगी। तो भाई आपके और आपकी डॉटर इन लॉ के बीच में थर्ड पार्टी कौन है? आपका बेटा, यानी योर सन। अब ये वाला जो पॉइंट है गाइस ये बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए ये रिलेशन आ रही है ब्रदर इन लॉ।
ये ब्रदर इन लॉ वाला जो रिलेशन है, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला रिलेशन है, मोस्ट कंफ्यूजिंग रिलेशन है ब्लड रिलेशन का। देखिए अब इसमें है क्या गाइस, सबसे पहले तो ये समझिए कि आखिर ब्रदर इन लॉ की कैटेगरी में कौन कौन से प्राणियों को, कौन कौन से रिलेटिव्स को कवर करते हैं। देखिए सबसे पहली कैटेगरी इसके अंदर आती है ब्रदर ऑफ योर हस्बैंड और वाइफ। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी वाइफ का ब्रदर आपका ब्रदर इन लॉ लगेगा। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके हस्बैंड का ब्रदर आपका ब्रदर इन लॉ लगेगा। समझ में आ रही बात। इसके अलावा हस्बैंड ऑफ योर सिस्टर, आपकी सिस्टर अगर मैरिड है तो आपकी सिस्टर का जो हस्बैंड होगा वो भी आपका क्या कहलाएगा, ब्रदर इन लॉ। जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम जीजा जी या साले जीजा जी या दूल्हे भाई, इस तरीके से हम लोग उनको बुलाते हैं। देखिए अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्यों है। अब आप देखिए ये जो रिलेशन है ये अलग ट्रैक पे जा रहे हैं, ये वाला रिलेशन अलग ट्रैक पे जा रहा है। अब अगर हमने गलती से कहीं प्रिडिक्ट कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि प्रिडिक्ट नहीं करना है, यानी अब आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते कि ये पर्सन ब्रदर इन लॉ कैसे बना। समझ रहे हैं, इस रिलेशन से या इस रिलेशन से, है ना। अब ये तभी क्लैरिफाई हो पाएगा जब क्वेश्चन में क्लैरिफाई किया जाएगा। तो याद रखिएगा, जब तक क्वेश्चन क्लैरिफाई ना करे तब तक ब्रदर इन लॉ के रिलेशन को आप खुद से क्लैरिफाई करने की कोशिश ना करें। इसी तरीके से यहाँ पर आपका रिलेशन क्या निकल कर आ रहा है, सिस्टर इन लॉ। देखिए सिस्टर इन लॉ में हम लोग किस किस को कवर करते हैं। सबसे पहले सिस्टर ऑफ योर हस्बैंड और वाइफ, यानी आपके हस्बैंड की जो सिस्टर है और आपकी वाइफ की जो सिस्टर है वो क्या कहलाएगी, सिस्टर इन लॉ कहलाएगी। इसके अलावा सिस्टर इन लॉ कौन कहलाएंगी, वाइफ ऑफ टू ब्रदर्स। दो भाइयों की बीवियां भी आपस में एक दूसरे की क्या होती हैं, सिस्टर इन लॉ होती है। ये बात याद रखिएगा, है ना। अब यहाँ भी कंफ्यूजन है। अब अगर कहीं सिस्टर इन लॉ लिखा है तो आप कैसे जस्टिफाई कर पाओगे यहाँ कि किस सेंस में सिस्टर इन लॉ बताया गया है ना। अब आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, तो जस्टिफाई नहीं कर पाओगे तो इसका मतलब क्या है कि प्रिडिक्ट नहीं करना है, खुद से नहीं बता देना कि ऐसे लगेगी या ऐसे सिस्टर इन लॉ लगेगी। जब तक क्वेश्चन आपको क्लैरिफाई नहीं करेगा तब तक आप भी खुद से क्लैरिफाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके देखिए गाइस, अब अंकल आ रहे हैं और मैटरनल अंकल आ रहे हैं। देखिए सिंपल सी एक चीज है, अगर मैटरनल वर्ड लगा है तो इसका मतलब ये मदर की साइड से अंकल लगेंगे। किसकी साइड से, मदर की साइड से। ये बात याद रखनी है। नॉर्मल अंकल है तो किसकी साइड से आ जाएंगे, फादर की साइड से आ जाएंगे। गाइस यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए इसी तरीके से अगर मैटरनल लगा हुआ है तो इसका मतलब आंटी जो है किसकी साइड से है, मम्मी की साइड से है। और अगर नॉर्मल आंट लिखा है तो इसका मतलब किसकी साइड से है, फादर की साइड से है। इसके बाद में फादर इन लॉ एक हमारा रिलेशन आता है। फादर इन लॉ नॉर्मली हिंदी में ससुर जी कहे जाते हैं। देखिए फादर इन लॉ को सभी लोग जानते हैं ना, सिंपल सा एक और बार समझा भी देते हैं। फादर ऑफ योर हस्बैंड और वाइफ, यानी अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो जो आपके वाइफ के फादर हैं वो आपके फादर इन लॉ लगेंगे। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट है तो आपके जो हस्बैंड के फादर है वो आपके फादर इन लॉ लगेंगे। ठीक है, सिमिलरली मदर इन लॉ के साथ भी यही है ना, बस यहाँ फादर की जगह आपको क्या रखना है, मदर रखना है। अब गाइस यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन एक होता है, एक रिलेटिव यहाँ निकल कर आता है ब्रदर ऑफ योर फादर इन लॉ, यानी आपके फादर इन लॉ के ब्रदर को क्या कहा जाएगा। अब नॉर्मली लोग गाइस क्या करते हैं, नॉर्मल परसेप्शन में ये लोग फादर इन लॉ के ब्रदर को भी फादर इन लॉ ही बोल देते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। याद रखिएगा, अगर फादर के ब्रदर को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर के ब्रदर क्या बोले जाते हैं, अंकल। अगर फादर के ब्रदर अंकल हैं तो फादर इन लॉ के ब्रदर भी क्या होंगे, अंकल ही होंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है।
ये जो रिलेशंस मैंने आपको समझाए हैं इन पर बहुत फोकस करिएगा, क्योंकि मोस्टली ये जो रिलेशंस हैं ये आपके इन लॉ पर बेस्ड है। और गाइस जो इन लॉ टर्म है, ये बात याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला टर्म है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आप देखेंगे यहाँ पे आपको 3 टाइप्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्टिव टाइप है हमारे पास, आफ्टर दैट कोडिंग है, आफ्टर दैट इंडिकेटिंग है। गाइस अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप की हम लोग बात करें तो ये हमें मेन एग्जामिनेशन के अंदर गाइस देखने के लिए मिलता है। जो हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप है ये हमारा कहाँ मिलेगा, आपको मेन एग्जामिनेशन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। कोडिंग वाला जो है ये हमें प्री एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलता है। इंडिकेटिंग वाला जो गाइस टाइप होता है ये हमारे बैंकिंग के एग्जामिनेशन में इतना नहीं पूछा जाता, ये एसएससी और रेलवे के एग्जामिनेशन में ज्यादातर 1 मार्क के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा। गाइस हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप है, और हम इसी से सीखने की शुरुआत करेंगे। अगर हमें डिस्क्रिप्टिव टाइप समझ में आ जाता है तो कोडिंग और इंडिकेटिंग ये ऑटोमेटिकली ही हम कवर कर पाएंगे, ऑटोमेटिकली हमें समझ में आने लगेंगे। ओके चलिए गाइस तो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक छोटा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप का यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है। देखिए मैं एग्जाम्पल को आपको पढ़ना सिखाऊंगा और इसके साथ साथ आपको सॉल्व भी कर पाऊंगा। गाइस आप एक चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि ब्लड रिलेशन में सारा गेम लैंग्वेज का है, या मैं ये कहूँ कि रीजनिंग में जो सारा गेम है वो लैंग्वेज का है। यानी आप क्वेश्चन को कितने अच्छे से पढ़ेंगे ये समझने की बस कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन पढ़ा कैसे जाता है, चलिए पढ़ने की शुरुआत करते हैं। पहला सेंटेंस है ए इज मदर ऑफ बी। तो गाइस हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, एक एक रिलेशन करके पढ़ेंगे। हम पूरा लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ बनाकर इसको पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, वन बाय वन 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 रिलेशन करके इसको कवर अप करेंगे। तो गाइस ए मदर मिल गए हैं मुझे बी के। अब देखिए ए मदर है, अगर ए मदर है तो ए मेल हुए या फीमेल हुए? यस फीमेल हुए। अगर फीमेल हुए तो इन पे स्क्वायर लगाना है या सर्किल लगाना है? यस सर्किल लगाना है। देखिए गाइस यहाँ पे हमने सर्किल लगा दिया। अब ए किसकी मदर है? बी की, तो बी इनका चाइल्ड हुआ। अब अगर बी इनका चाइल्ड है तो बी इनसे पहले वाली जनरेशन में आएगा, इनके बाद वाली जनरेशन में आएगा? यस वेरी गुड, बाद वाली जनरेशन में आएगा, तो यहाँ पे बी बना देते हैं। अभी मैंने बी पे सर्कल या स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बी का जेंडर तो हमें क्लियर ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। बी इज सिस्टर ऑफ सी। अब अगर बी सिस्टर है तो इसका मतलब बी क्या हो गया? फीमेल हो गया। अगर फीमेल है तो आप बी को सर्किल में कवर कर सकते हैं। और बी किसका सिस्टर है? यहाँ पे हमारे पास सी का सिस्टर है, तो सी इसका सिबलिंग हुआ। तो बी और सी का जो जनरेशन है वो क्या होगा? सेम होगा। तो हल्का सा डैश लगा के आप यहाँ पे क्या करिए, सी को जोड़ दीजिए। अभी मैंने सी पे कुछ नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि सी का जेंडर क्लियर नहीं है। डी इज सन ऑफ सी। डी सन है, यानी कि डी बेटा है किसका? सी का। सी बेटा नहीं है, ये बात याद रखिएगा। डी बेटा है, तो सी का अगर बेटा है तो सी के बाद वाली जनरेशन में आएगा। अब बी से नहीं जोड़िएगा, क्योंकि अब अगर आप बी से जोड़ देंगे तो है ना गड़बड़ हो जाएगी। जी हाँ डी, और अगर बेटा है तो स्क्वायर बॉक्स में आ जाएगा। ई इज ब्रदर ऑफ डी। अब इस डी का एक ब्रदर आ रहा है ई, तो अगर इसका ब्रदर है तो इसी की जनरेशन में आएगा। आप इससे अटैच कर दीजिए ई, और अगर ब्रदर है तो स्क्वायर बॉक्स लगाइए। एफ इज मदर ऑफ ई। अब इस ई की मदर है एफ, तो ई से भाई मदर कहाँ जाएंगे? ऊपर वाली जनरेशन में जाएंगे। तो ई से ऊपर वाले जनरेशन में एफ, और मदर है तो सर्किल लगा देंगे। अब अगर गाइस आप नोटिस करें तो डी और ई तो आपस में एक दूसरे के ब्रदर हैं, है ना। अब अगर ई की मदर एफ है तो डी की मदर भी कौन होगी? एफ होगी। अब अगर डी की मदर एफ है तो फिर सी कौन है? कौन है गाइस? बिल्कुल सही, फादर है। अब अगर फादर हैं तो इसका मतलब स्क्वायर बॉक्स लगेगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हुए? मैरिड कपल हुए। और मैरिड कपल है तो प्लस का निशान आ जाएगा। जी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। जी किसकी ग्रैंड डॉटर है? ए की। अब ग्रैंड डॉटर का मीनिंग क्या होता है? मतलब बेटे की डॉटर, यानी सन्स डॉटर। तो अब ए का आपको यहाँ पे सन कौन दिखाई दे रहा है? ए का सन सी दिखाई दे रहा है। अब ऐसे तो ए की डॉटर बी आपका होगी, इसकी भी हो सकती है, लेकिन नहीं, क्योंकि ये अभी तक एज अ मैरिड कपल हमारे सामने नहीं आई है तो हम इसको चिल्ड्रन असाइन नहीं करेंगे, है ना। अब ए का बेटा है सी और इसकी बेटी होगी कौन? जी।
अब अगर इसकी बेटी है तो इन दोनों की आपस में क्या लगेगी, बहन लगेगी, है ना। तो भाई इन दोनों में से आप किसी से भी उसे जोड़ दीजिए जी। और सर्किल H has only two children B and C। वो बोल रहे हैं कि H नाम का एक पर्सन है जिसके पास में दो बच्चे हैं B और C नाम के। अब अगर गाइस आप नोटिस करेंगे तो B और C तो A के बच्चे हैं, और यहाँ पे H कह रहा है कि B और C मेरे भी बच्चे हैं। तो भाई A और H का आपस में क्या कनेक्शन हुआ, अगर A वाइफ है तो इसमें H आपका क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, और अगर हस्बैंड है तो स्क्वायर बॉक्स में रखेंगे। अब देखिए गाइस यहाँ पे हमने ये सॉल्यूशन बनाकर तैयार कर लिया। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, यानी ये जो हाउ इज एफ लिखा है, यानी हाउ के पास वाला जो पर्सन है, आपको इसके बारे में बताना है कि ये वाला पर्सन एच से कैसे रिलेट करता है ना। अब अगर आप देखेंगे तो एच है, एच का बेटा है सी और बेटे की वाइफ है एफ। अब बेटे की वाइफ क्या कहलाती है सर, अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था, डॉटर इन लॉ। हाउ इज सी, गाइस ये किसकी बात हो रही है, सी की बात हो रही है। ये बात याद रखिएगा, जो पर्सन का नेम हाउ के पास आएगा हमेशा उसी के बारे में बताएंगे। हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, अब सी का ई से क्या रिलेशन है। अब अगर आप देखेंगे तो सी ई के कौन लग रहे हैं, फादर लग रहे हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, फादर। यहां तक गाइस आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे दो वर्ड्स जरा एक्सप्लेन करता हूं, जो कि आगे जब क्वेश्चन हमारे थोड़े लेंथी होंगे तो वहां यूज में आएंगे। देखिए एक वर्ड होता है एंड। हमारे क्वेश्चन में अगर कभी भी कोई भी सेंटेंस एंड से अटैच किया जाता है तो ऐसा सेंटेंस हमेशा उस लाइन के सब्जेक्ट के लिए कंसीडर किया जाता है। सब्जेक्ट का मीनिंग ऐसा व्यक्ति जिसका नाम उस लाइन में सबसे पहले लिया गया, जिस पर्सन का नाम उस लाइन में सबसे पहले लिया गया होगा वो इंफॉर्मेशन उसी पर्सन के लिए अटैच की जाएगी, है ना। इसी तरीके से एक वर्ड आपको लिखा मिलता है गाइस हु से जो इंफॉर्मेशन अटैच की जाती है वो गाइस ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब सीधा सीधा सिंपल सा आप समझिए, एक ऐसा पर्सन जिसका नेम हु के बाद में लिखा हुआ है, यानी हु के साथ में जिस पर्सन का नेम दिया गया है ये इंफॉर्मेशन उसी पर्सन के लिए अटैच कर ली जाएगी। देखिए आगे जब एग्जांपल्स आएंगे तो वहां और क्लैरिफाई हो जाएगा। देखिए देखिए क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमारे पास डेटा है, हमें इसे पढ़ना है, सॉल्व करना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आर इज फादर ऑफ पी, बस इतना ही पढ़िए, आगे नहीं पढ़िए क्योंकि जल्दबाजी नहीं, एक एक रिलेशन करके पढ़ेंगे। तो गाइज हमें पता चलता है कि एक आर नाम के पर्सन है और ये फादर है। अगर ये फादर है तो इसका मतलब ये मेल कैंडिडेट है, और ये किसके फादर हैं गाइस, पी के। तो पी इनका चाइल्ड है, तो इनके पहले वाली जनरेशन में, इनके बाद वाली जनरेशन में, यस वेरी गुड, इनके बाद वाली जनरेशन में। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा पी। अब पी पे हमने स्क्वायर या सर्कल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें अभी तक पी का जेंडर क्लियर नहीं है। अब आगे आते हैं। अब देखिए गाइस यहाँ वर्ड लिखा है हु, क्या लिखा हुआ है, हु। तो मैंने आपको सिंपल सी एक चीज बताई है कि हु से ठीक पहले जिस पर्सन का नेम लिखा होता है ना, हम हमेशा ये वाली इंफॉर्मेशन उसी पर्सन के लिए जोड़ लेते हैं, उसी पर्सन के लिए इसको समझ लेते हैं। यानी कि हु इज सन इन लॉ ऑफ एम, ये जो सेंटेंस है एक्चुअल में इसका मीनिंग है P इज सन इन लॉ ऑफ M। एक्चुअल मीनिंग इसका ये निकल कर आएगा। तो अब हमें पता चला कि ये जो P है ये सन इन लॉ बन गया किसका, M का। और मैंने आपको बताया था कि सन इन लॉ कौन होता है, हमारी डॉटर का हस्बैंड होता है। अब अगर P किसी की डॉटर का हस्बैंड है तो इसका मतलब ये एक कैसा कैंडिडेट है सर, मेल कैंडिडेट है ना। और अगर सन इन लॉ है तो इसका मतलब ये मैरिड भी है, और इसकी जिस लड़की से शादी हुई है उसके पेरेंट्स में से किसी एक का नाम क्या है, एम है। चलिए आगे देखते हैं। एस इज द मदर ऑफ जी, एस किसकी मदर है, जी की।
अब अगर गाइस देखें हम लोग, तो क्या इनमें से किसी का नाम हमें एस दिखाई दे रहा है? नहीं। किसी का नाम जी दिखाई दे रहा है? नहीं। तो हम इस इंफॉर्मेशन को साइड में नोट कर लेंगे। कैसे नोट कर लेंगे साइड में? कि ये एक एस है, ये मदर है जी की, और जी के जेंडर का अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। एस इज सिस्टर ऑफ के। ये एस किसकी सिस्टर है गाइस? के की। अब अगर ये के की सिस्टर है तो के इनके सिबलिंग होंगे, सेम जनरेशन में आएंगे दोनों। अब फिर से यहाँ हु आ गया। अगर हु है तो इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन हु से ठीक पहले जिस पर्सन का नाम है उसकी जगह फॉरवर्ड होगी। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इस हु की जगह पर कौन आ रहा है? के। के इज ब्रदर इन लॉ ऑफ पी। अब के को किसका ब्रदर इन लॉ बताया गया है? पी का। अब वो किसका ब्रदर इन लॉ ये बाद में देखेंगे। पहली बात तो ये पता चलती है कि ये किसी का ब्रदर इन लॉ है, इसका मतलब ये एक मेल कैंडिडेट है। यहां तक कंफर्म हुआ। अब ये किसका ब्रदर इन लॉ लग रहा है? इस वाले पी का। अब मैंने आपको गाइस बताया था कि जो ब्रदर इन लॉ का रिलेशन है ये भैया क्या है? ट्विस्ट से भरा है। यानी दो तरीके के रिलेटिव ब्रदर इन लॉ बनते हैं। अब हमें ये तो नहीं पता कि ये किससे कैसे जुड़ेगा, तो इसका मतलब अभी हम इस रिलेशन को साइड में होल्ड करके रखेंगे। एच इज डॉटर ऑफ टी। अब एक टी नाम के कोई पर्सन है, इनकी एक डॉटर है एच। ठीक है। अब टी मदर या फादर नहीं मालूम। अब यहाँ वर्ड आया हु, तो हु का मतलब ये किसके लिए ट्रांसफर हो रहा है? टी के लिए। यानी आप इस हु की जगह पर एक्चुअल में टी भी रख सकते हैं। टी इज अ ग्रैंड मदर ऑफ जी। ये जो टी है ये ग्रैंड मदर है। अब अगर ये ग्रैंड मदर है तो इसका मतलब ये एक फीमेल कैंडिडेट है। और ये किसकी ग्रैंड मदर है? जी की। आप गाइज यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, यहाँ मेटरनल वर्ड नहीं लिखा हुआ है। अगर मेटरनल वर्ड नहीं लिखा है इसका मतलब ये जो ग्रैंड मदर है ये फादर की साइड से आ रही है ना? यानी कि जी के फादर की मम्मी लगती है कौन? टी। है ना? तभी तो ग्रैंड मदर बनेंगी। यानी इस जी के जो फादर हैं उनकी मदर लगती है कौन? टी। है ना? और इस टी की बेटी एच है। अब यहाँ बेटी तो आएगी नहीं, तो इसका मतलब इसके फादर की एक सिस्टर है जो कि कौन है? एच है। देखिए गाइस, क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है ना? अब क्वेश्चन खत्म होने के बाद में अब हमें यहाँ पे क्या करना है? सेटअप करना पड़ेगा, है ना, जोड़ने के लिए। देखिए, अब आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करिए। देखिए, ये वाला जो सेट हमने बनाया था ये तो हम यूज कर चुके हैं, इसको कट कर दीजिए। ये वाला सेट अभी पेंडिंग है। अब अगर आप इसमें देखेंगे, आर का बेटा पी, उसकी एक वाइफ और उसके पेरेंट्स एम, इस तरीके से। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये चीज कहाँ जुड़ सकती है? अब अगर एक चीज नोटिस की जाए तो ये हमें पता था कि P और K ये आपस में ब्रदर इन लॉ बनाकर कनेक्ट करवाए गए थे, है ना? ब्रदर इन लॉ बनाए गए थे, इसका मतलब इन दोनों का जनरेशन क्या है? सेम है। तो अगर इन दोनों का जनरेशन सेम है तो इन दोनों में से कोई एक इस खाली जगह को भरेगा। अब ये वाला सर्किल तो इस जगह को भर नहीं सकता क्योंकि ये फीमेल है और ये मेल है। तो इस जगह को कौन फिल करेगा? P फिल करेगा। तो गाइस इसका मतलब इस जगह पर कौन आया? P। अगर यहाँ P आ गया है तो अब P की मदर T है तो P के फादर कौन हो जाएंगे? यहाँ पे R हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? P की वाइफ यहाँ पे S आ गई, चाइल्ड यहाँ पे G आ गया, और S के मदर या फादर में से कोई एक कौन आ गया? M। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई गाइस, ये भी यूज हो गया। अब क्वेश्चंस पे आते देखिए। हाउ इज जी, यहाँ पे किसके बारे में पूछा जा रहा है गाइस? जी के बारे में। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि क्या यहाँ पे जी का जेंडर कंफर्म हो पा रहा है? नहीं ना? अगर जी का जेंडर कंफर्म नहीं हो पा रहा है तो क्या आप जी के बारे में श्योरिटी के साथ कोई भी डिसीजन ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। अब अगर आप श्योरिटी के साथ कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे गाइस, इसका मतलब सीधा सीधा है कि इसका रिलेशन जो है वो डिफाइनेबल नहीं है। अब अगर वो डिफाइनेबल नहीं है तो यहाँ पर जो आंसर लगेगा वो लगेगा सी एन डी। सी एन डी का स्टैंड फॉर होता है गाइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी यहाँ रिलेशन डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। इफ एम इज अ फीमेल, वो बोलता है कि अगर ये वाला एम एक फीमेल है देन हाउ इज एच, हाउ के साथ कौन जुड़ा? एच। तो आपको बताना है कि ये वाले एच जो हैं इस एस के कौन लगते हैं। तो एस का हस्बैंड है पी
और हस्बैंड की सिस्टर कौन है, एच। गाइस मैंने आपको पीछे बताया था कि हस्बैंड की सिस्टर क्या कहलाती है, सिस्टर इन लॉ। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। गाइस एक और क्वेश्चन आ रहा है। देयर आर 7 मेंबर्स। गाइस सबसे पहले देखिए इसमें आपको मेंबर्स की काउंटिंग फिक्स करके दी गई है, वो है 7। अब ये 7 काउंटिंग से हमें ये पता चलता है कि क्वेश्चन में ना तो हमारे 6 बंदे आने चाहिए ना तो 8 आने चाहिए, है ना। यानी कि 7 बंदे हैं तो पूरे के पूरे 7 हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। 7 member A to H in a family. There are 2 fathers. अब ये जो काउंटिंग लिखी है हमें लग रहा है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन नहीं, सारी चीजें कहीं ना कहीं यूटिलाइज होती है। आप साइड में नोट करते चलिए। देखिए हमें पता चला कि 2 फादर्स इस फैमिली के अंदर रहेंगे, 1 मदर इस फैमिली के अंदर रहेंगी गाइस, तो 1 मदर आ गई है हमारे पास में यहाँ पे। 2 सिस्टर्स भी हैं यहाँ पे, तो साइड में नोट कर लेते हैं कि 2 सिस्टर्स आएंगी। इसके बाद में 4 ब्रदर्स भी इस फैमिली के अंदर आएंगे, तो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे साइड में कि 4 ब्रदर्स यहाँ पे आने वाले हैं गाइस, है ना। अब अगर आप एक चीज नोट करें तो 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9, टोटल पर्सन की काउंटिंग कितनी हो रही है, 9। जबकि फैमिली में टोटल मेंबर कितने हैं, 7। तो क्या क्वेश्चन गलत है क्या, नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है गाइस। इसका मीनिंग यहाँ पे ये निकल कर आता है कि यहाँ कई ऐसे रिलेटिव होंगे जो मल्टीपल रोल्स को प्ले करेंगे। यानी ऐसा कोई पर्सन होगा जो किसी का बेटा होगा, किसी का सन है, किसी का फादर है, किसी का ब्रदर है, किसी का हस्बैंड है। जैसे नॉर्मल लाइफ में अगर हम बात करें तो हम किसी के बेटे हैं, किसी के ब्रदर हैं, है ना, किसी के हस्बैंड होंगे या किसी के वाइफ होंगे, इस तरीके से। यानी कि एक पर्सन मल्टीपल रोल्स को यहाँ पर क्या करेंगे, प्ले करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। गाइस खतरनाक रिलेशन आ चुका है, सिस्टर इन लॉ। मैंने आपको बड़ा एक सिंपल सा टर्म समझाया था। सबसे पहले तो आप देखिए कि ई है, अगर ये सिस्टर इन लॉ है तो इसका मतलब ये मेल सॉरी फीमेल कैंडिडेट है। अब देखिए ई फीमेल कैंडिडेट हो गया। अब एक और चीज है, ई सिस्टर इन लॉ लग रही है किसके, डी के। गाइज मेरा और मेरी सिस्टर इन लॉ का जनरेशन हमेशा सेम रहेगा। इससे पता चलता है कि ई का और डी का जो जनरेशन है वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ई डी से कनेक्ट कैसे करेगी ये हमें नहीं पता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी इन दोनों को इसी तरीके से छोड़ देंगे, है ना। खुद से प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, सेल्फ प्रेडिक्ट नॉट अलाउड। जी इज अ डॉटर ऑफ सी। अब हमें पता चला कि जी सी की डॉटर है। क्या इन दोनों में से कोई जी है, नहीं। क्या इन दोनों में से कोई सी है, नहीं। साइड में कहीं बनाइए, ये एक सी है, इनकी डॉटर है जी। अब सी फादर या मदर नहीं मालूम। एफ इज ब्रदर ऑफ ई। एफ किसके ब्रदर हैं, ई के। कहीं ई दिख रहा है, यस हियर इज ई। तो आप देखिए अब आप एफ इनके ब्रदर बनाएंगे तो आप इस तरफ ना रखें, क्योंकि आपको यहां नहीं पता कि कौन आएगा, है ना। तो इसीलिए आप ब्रदर को इस तरफ लेकर चलिए। इनके ब्रदर हैं तो इन्हीं से जुड़ जाएंगे सेम जनरेशन में, और ब्रदर है तो मेल कैंडिडेट बनेगा। नेक्स्ट है ए इज ग्रैंडफादर ऑफ जी। गाइज ए ग्रैंडफादर है, मैटरनल वर्ड नहीं लगा, इसका मतलब फादर के फादर, है ना। अब जी के फादर सी है या मदर सी है ये तो नहीं पता। इतना कंफर्म है कि सी से ऊपर वाली जनरेशन से ए बिलोंग करेंगे तभी ग्रैंडफादर बन पाएंगे, है ना। अब ये देखना होगा कि वो इनके फादर हैं या इनके हस्बैंड के फादर हैं, पता चले। ई इज मदर ऑफ एच। ई मदर है एच की, तो एच इसके बाद वाली जनरेशन में आएगा गाइस, तो एच यहाँ पे। अब एच मेल भी हो सकता है, एच फीमेल भी हो सकता है, हमें इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया, डायग्राम कोई भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो गाइस अब डायग्राम को कैसे कंप्लीट करें, इसके लिए ये जो साइड में हमने यूजलेस इंफॉर्मेशन लिखी थी, अब यही हेल्प करेगी। देखिए इसमें सबसे पहले मिनिमम काउंटिंग पर फोकस करते हैं। मिनिमम काउंटिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ 1 मदर लिखी हुई है, यानी कि मुझे कहीं 1 मदर मिल जानी चाहिए। तो आप इन दोनों में देखें, आपको कहीं 1 मदर दिखाई दे रही, यस हियर इज। मुझे पता चला कि मम्मी कौन है, ई। अब अगर ई मम्मी है तो क्या सी मदर हो सकते हैं, नहीं।
अगर आपने सी को भी जी की मदर बना दिया तो यहाँ पे मदर्स की काउंटिंग कितनी हो जाएगी गाइस? 2 हो जाएगी, जबकि मदर की काउंटिंग हमारे पास कितनी है? 1 है। इसका मतलब सी यहाँ पर मदर ना होकर क्या बन जाएंगे? फादर बन जाएंगे। सी जैसे ही फादर बनेंगे तो सी के फादर कौन बन जाएंगे? ए बन जाएंगे। तो हमारे पास 1 मदर फिनिश हो चुके हैं गाइस। अब 2 फादर्स हमें यहाँ पर चाहिए। तो गाइस आप ढूंढो, क्या 2 फादर आपको कहीं दिख रहे हैं? यस, विजिबल हैं। जी के फादर हैं सी, सी के फादर हैं ए। 2 फादर्स गाइस आपको दिख रहे हैं। अब अगर 2 फादर्स हैं तो काउंटिंग पूरी हो चुकी है। अब लेकिन एक चीज है, ये जो 2 फादर्स आप देख रहे हैं, इन दोनों में से किसी एक की वाइफ होगी ई, है ना, तभी तो ये मदर बनेगी। अब अगर गाइस किसी एक की वाइफ है तो आप एक चीज नोटिस करें, ए सीनियर है तो ए के पास वाइफ होने के चांसेस कम है। अगर ए के पास वाइफ होने के चांसेस कम है तो इसका मतलब हम सी को किसकी वाइफ मानकर, सॉरी ई को किसकी वाइफ मानकर चलेंगे? सी की वाइफ मानकर चलेंगे। तो यहाँ पे ई वाइफ बन गई है सी की। सी एक मेल कैंडिडेट, सी के फादर यहाँ पे ए, पूरा का पूरा पैराग्राफ यहीं जुड़ जाएगा, और इसकी डॉटर है जी। अब अगर गाइस आप देखें तो 2 सिस्टर्स हमें चाहिए। देखिए एफ की सिस्टर ई एक हो गई। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो ये दोनों आपस में सिबलिंग हो जाएंगे। तो एच की सिस्टर कौन हो जाएगी? जी, यानी कि 2 हो गई। तो 2 सिस्टर्स की काउंटिंग गाइस यहाँ पे पूरी हो गई। अब यहाँ पे जो काउंटिंग कम पड़ेगी वो किसकी काउंटिंग कम पड़ेगी? 4 ब्रदर्स की काउंटिंग कम पड़ेगी, है ना, क्योंकि वही बचे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब क्वेश्चन में जो भी कोई पर्सन रिमेनिंग है वो किसी ना किसी का ब्रदर बनकर ही क्वेश्चन के अंदर एंट्री कर पाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि ये जो एच है ये सिस्टर नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि काउंटिंग में कम कौन पड़ रहे हैं? ब्रदर। तो एच ब्रदर हो जाएगा जी का। अब बचा कौन? डी। अब डी इस जनरेशन में तो आ नहीं सकता, इस जनरेशन में आ नहीं सकता, इसी में आएगा। और जाहिर सी बात है काउंटिंग किसकी कम पड़ रही है? ब्रदर्स की कम पड़ रही है, तो क्या बनकर आएगा? ब्रदर बनकर आएगा। अब गाइस देखिए, अगर आप इस डी को एफ का या ई का ब्रदर बनाते हैं तो ई कभी भी डी की सिस्टर इन लॉ नहीं लगेगी, केवल सिस्टर लगेगी, है ना। इसका मतलब ये जो डी है ये एक ही पर्सन का यहाँ ब्रदर बनकर आ सकता है, वो किसका है? सी का। तो गाइज इस तरीके से हम लोगों ने डायग्राम को कंप्लीट किया। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हाउ इज एच, तो यहाँ किसके बारे में पूछ रहे हैं? एच के बारे में। किससे रिलेट करना है? ए से। तो आप देख पाएंगे ए के जो सन है सी और सी के सन है एच, तो सन का सन हमारा क्या कहलाता है सर? ग्रैंड सन। तो पहला आंसर सही हो गया। हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन द फैमिली, आप काउंट करिए। 1 2 3 4 5। सर 5 मेल मेंबर्स हो जाएंगे, आंसर मार्क करेंगे। हाउ इज ई, आप देखिए हाउ के साथ किसका नेम है? ई का, और किससे कनेक्ट करना है? ए से। तो आप देखिएगा यहाँ पे ए का सन है सी और उसकी वाइफ है ई, तो सन की वाइफ क्या कहलाती है सर? सन की वाइफ क्या कहलाती है? यस, डॉटर इन लॉ। तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। देखिए गाइस, वही तरीका रखेंगे पढ़ने का, एक एक सेंटेंस करके पढ़ा जाएगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे गाइस। अगर आपने जल्दबाजी की तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। एम इज ग्रैंड सन ऑफ जी। अब आपको बताइए कि एम ग्रैंड सन है जी का। अब ग्रैंड सन कैसे बनेगा? ये जी है, इनका एक सन होगा और उस सन का सन होगा एम, तब जाकर एम क्या बनेगा? ग्रैंड सन बनेगा। डी इज हस्बैंड ऑफ जी, इस जी के हस्बैंड हैं डी, तो जी की शादी डी से हुई है, और अगर डी हस्बैंड है तो जी यहाँ पर क्या हो जाएंगी? वाइफ हो जाएंगी। K is married to the son of S, गाइस याद रखिएगा K is married to the S नहीं लिखा है, son of S लिखा है। अब क्या इनमें से आपको कोई S दिखाई दे रहे? नहीं दिखाई दे रहे, तो आप इस चीज को साइड में नोट कर लीजिए। देखिए आपको पता चला कि ये एक S हैं, इन S के एक बेटे हैं, और उन बेटे के साथ में मैरिड हुआ है किसका? K का। तो K क्या हो जाएंगे? इनकी वाइफ हो जाएंगे। T have 2 children of different gender,
टी के दो बच्चे हैं और दोनों का जेंडर अलग अलग है। इसका सिंपल सा एक मीनिंग निकल कर आता है कि जो टी नाम के पर्सन है, इनके पास में एक बेटा है और एक बेटी है ना। डिफरेंट जेंडर का मीनिंग क्या हुआ कि एक मेल है एक फीमेल है। ई इज डॉटर ऑफ के इज ब्रदर। के की डॉटर नहीं है, के के ब्रदर की डॉटर है। देखिए गाइस, ये जो के है इनका एक ब्रदर है और इनके ब्रदर की डॉटर है गाइस ई। अब अगर डॉटर है तो सर्किल लगाएंगे। एन इज ब्रदर इन लॉ ऑफ द सन ऑफ एस। एन ब्रदर इन लॉ लगता है एस के बेटे का। एस का बेटा ये है, इसका ब्रदर इन लॉ है एन। अब गाइस देखिए, जल्दबाजी में गलती हो सकती है। आपको शायद लगेगा कि ये एन है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अभी होल्ड करिए, वेट करिए, है ना, जब तक क्वेश्चन क्लियर ना करें। जी हैज ओनली वन चाइल्ड। जी का केवल एक ही चाइल्ड है, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, नाम पता नहीं है। डी इज द फादर ऑफ एन। डी किसके फादर हैं? एन के। तो इसका मतलब जो जी का चाइल्ड है उसका नाम क्या है? एन। अब गाइस एक चीज नोटिस करिएगा, जी के पास में तो एक ही चाइल्ड है। अब आप पहले क्या कर रहे थे, आप एन को यहाँ रखने जा रहे थे। अगर आप एन को यहाँ रख देते तो ये दोनों आपस में भाई बहन बन जाते। तो अगर ये भाई बहन बन जाते तो यहाँ पे कितने बच्चे हो जाते? दो बच्चे हो जाते, तो गलत हो जाता यहाँ। इसीलिए समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब एक चीज समझिए, इस एन का कोई ब्रदर या सिस्टर तो है नहीं, सही बात है। तो अब ये किसी का ब्रदर इन लॉ कैसे बनेगा? जब इसकी शादी होगी और इसकी वाइफ के जो रिलेटिव होंगे उन्हीं का तो ये ब्रदर इन लॉ लगेगा, क्योंकि अब इसका तो अपना कोई ब्रदर सिस्टर है नहीं। इसका मीनिंग यहाँ पर ये निकलता है कि एन की जिस लड़की से शादी हुई हो, है ना, समझ रहे हैं, उस लड़की का भाई यहाँ पर कौन आएगा? एस का बेटा आएगा। तब जाकर वो एस के बेटे का क्या बनेगा? ब्रदर इन लॉ बनेगा, है ना। और एस के इस बेटे की वाइफ का नाम क्या है? के। और इसकी वाइफ का भी एक ब्रदर है और उस ब्रदर की बेटी का नाम क्या है? ई है। अब अगर आप देखेंगे तो अभी हमारे पास 1 2 3 प्लेसेस रिमेन है। गाइस आप एक चीज नोटिस करिए, इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या आपको कहीं टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द फैमिली डिस्क्राइब किया गया था, या ये बताया गया था कि फैमिली में कुल कितने लोग हैं? नहीं बताया गया ना। अगर नहीं बताया गया तो इसका मतलब है हम इनको जबरदस्ती फिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, इनको ब्लैंक ही रहने देंगे। अभी साइड में स्टैंड बाई पे चल रहा है कि टी है, उसके एक बेटा एक बेटी है। अब गाइस देखिए, टी का जेंडर तो पता नहीं, भाई टी ये भी हो सकता है, इसकी एक बेटी एक बेटा आ जाएगा। मान लो टी ये भी हो सकता है, टी ये भी हो सकती है, टी इसका हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती है। तो हम खुद से नहीं कह सकते कि टी कौन है। इसलिए ये वाला जो डायग्राम यहाँ बना हुआ है ये स्टैंड बाई पर ही रहेगा जब तक हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं चल जाता है। तो गाइस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, हाउ इज एन। गाइस एन की रिलेशन निकालनी है जी के साथ में, तो आप यहां से देखिए, जी के सन लगते हैं एन, तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो यही आ गया, सन। इफ क्यू इज मैरिड टू एन, वो कह रहे हैं कि अगर इस एन की शादी क्यू से हुई है, इसका मतलब इस लेडी का नाम क्यू रखना है। देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एम। देन हाउ इज क्यू, तो ये क्यू है ना, इन एम के क्या लेंगे? तो एम के फादर की कौन है? वाइफ है। तो फादर की वाइफ कौन होती है? हमारी मदर होती है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? मदर। इफ यू इज द सन ऑफ टी, वो बोल रहा है कि इस टी के बेटे का नाम यू है, तो बना रहने दीजिए, हमें क्या करना है। देन हाउ इज यू रिलेटेड टू एन, तो अब पूछ रहे कि ये वाला u इस n से कैसे रिलेट करेगा। अब गाइज एक चीज समझने वाली है कि पहले t का ही पता ठिकाना नहीं चल पा रहा है कि t को कहाँ प्लेस करना है। और जब तक t को प्लेस नहीं करोगे तब तक t के सन को कैसे प्लेस कर पाओगे। और जब तक सन को आप प्लेस नहीं करोगे तब तक रिलेशन जस्टिफाई कैसे होगा। और अगर रिलेशन जस्टिफाई नहीं होगा, इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सी एंड डी, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइन। बहुत सही। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। देखिए, अब की बार इसमें क्या हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमें अटैच करके दी गई है। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन हिम। तो हमें इस इंफॉर्मेशन को पढ़ना है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछे गए उनको हमें बताना है। चलिए देखते हैं।
देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन। गाइस काउंटिंग हमारे पास हो चुकी है फिक्स, कितनी? 6। यानी अब हमारे क्वेश्चन के अंदर जो डायग्राम बनेंगे उसमें काउंटिंग 6 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना, कम होनी चाहिए। पर्सन A to F, they are teacher, doctor, lawyer, student, businessman and architect. Okay, there are 2 married couples. गाइस कितने मैरिड कपल आने चाहिए? 2 मैरिड कपल्स। अब 1 भी नहीं चलेगा, 3 भी नहीं चलेंगे इन द फैमिली। पहला सेंटेंस है बी इज मदर ऑफ ई एंड एफ। बी किस किस की मदर है गाइस? ई एंड एफ की। देखिए ये बी है, अब अगर ये मदर हैं तो इन पे सर्किल लगेगा, और ये ई और एफ की मदर है तो ई और एफ इनके चाइल्ड होंगे, तो बाद वाली जनरेशन में आएंगे नेक्स्ट में, तो ये ई और इनके सिबलिंग एफ। अब इनमें से किसी पर भी स्क्वायर या सर्कल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि गाइज ये तो मदर है, लेकिन ये कौन है ना, सन है या डॉटर है, ये हमें डिस्क्राइब नहीं किया गया। तो जब तक डिस्क्राइब नहीं करेंगे तब तक हम खुद से यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। द बिजनेसमैन इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ। बिजनेसमैन एफ के ग्रैंडफादर है ना। अब ग्रैंडफादर कौन होंगे? एफ के फादर के फादर, क्योंकि यहाँ मैटरनल तो लगा नहीं है। तो बी के जो हस्बैंड हैं उनके जो फादर हैं वो हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन हु, ये हु वाली इंफॉर्मेशन गाइस किसके लिए जा रही है? एफ के लिए। हु इज अ टीचर, यानी कि एफ एक टीचर है। अब लेकिन मेल है या फीमेल ये मालूम नहीं है। द डॉक्टर डी, सर डी क्या है? डॉक्टर है। इज मैरिड टू द बिजनेसमैन। डॉक्टर डी की शादी बिजनेसमैन से हुई है ना, यही तो लिखा है। अब यही तो बिजनेसमैन है, यानी इसकी जिससे शादी हुई है उसका नेम डी है और वो फीमेल है, क्योंकि ये मेल है तो फीमेल होगी, और उसका प्रोफेशन क्या है गाइस? डॉक्टर है। देखते हैं। सी द लॉयर इज मैरिड टू द लेडी आर्किटेक्ट। अब सी की जो मैरिज है वो लेडी आर्किटेक्ट से हुई है। अब आपको पता है सर मैरिड कपल तो 2 ही है, तीसरा तो कोई आ नहीं सकता। तो एक मैरिड कपल तो बिजनेसमैन और डॉक्टर का हो गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो मैरिड कपल है वो लॉयर का और आर्किटेक्ट का होगा, उसमें से आर्किटेक्ट तो लेडी है। इसका मतलब इनका जो प्रोफेशन है वो आर्किटेक्ट है, और इनके हस्बैंड का जो प्रोफेशन है वो क्या है? लॉयर है, और इनका नाम क्या है? सी। अब गाइस अगर आप देखेंगे तो इन 6 लोगों में से 5 लोगों के नेम आ चुके हैं, एक पर्सन का नेम यहाँ पर बाकी है। वो पर्सन का नेम क्या है गाइस? ए है। अभी अगर आप देखोगे तो हमने 5% के यहाँ पे क्या किया है? प्रोफेशन फिल कर दिए, जबकि एक पर्सन का प्रोफेशन यहाँ पर बाकी है। तो वो पर्सन कौन है गाइस? जरा प्रोफेशन ढूंढ लेते फटाफट से। कौन रिमेनिंग है? स्टूडेंट रिमेनिंग है। इसका मतलब ई पर जो प्रोफेशन यहाँ फिट होगा वो क्या होगा? स्टूडेंट। अब ई का जेंडर तो हमें मालूम नहीं है, ना एफ का जेंडर मालूम है। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ई? ई का प्रोफेशन अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, स्टूडेंट। Who are two married couples in the family? तो गाइस आपको पता है 2 मैरिड कपल, एक तो एडी है और एक बीसी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, उसके अंदर एडी और बीसी। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, अ फैमिली हैज 3 जनरेशन। गाइस काउंटिंग पहले से फिक्स होती जा रही है कि जनरेशन कितनी है? 3 एंड 6 मेंबर्स। देखिए मेंबर्स की काउंटिंग फिक्स हो चुकी है कि 6 है। इसका मतलब जो ओवरऑल हमारे डायग्राम बनेंगे उसमें 6 पर्सन आने चाहिए। Following information about the family is known. W is the mother of U. गाइस हमें पता चलता है कि W नाम की एक लेडी है, ये मदर है U की। तो U इनके बच्चे हैं। अब U इनका बेटा भी हो सकता है, U इनकी बेटी भी हो सकती है, वी डोंट नो अबाउट इट। V हैज ओनली 1 डॉटर। एक कोई V है, अब गाइस इन दोनों में से तो कोई V नहीं है तो साइड में बनाएंगे। एक V है और इनके पास केवल एक डॉटर है ना। अब वो डॉटर कौन है? इसका नाम भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। X इज सिस्टर ऑफ V। इस V की एक सिस्टर है X। ओके। S इज T's हस्बैंड। S किसके हस्बैंड है? T के। तो गाइस साइड में हम लोग बनाते हैं कि एक T है
ये हस्बैंड है किसके, सॉरी टी हस्बैंड नहीं है, टी के हस्बैंड है ना, यानी कि एक एस है, ये हस्बैंड है किसके, टी के, तो इनकी कौन हो जाएंगी, वाइफ हो जाएंगी। टी हैज अ सन वी, सर बताया गया है कि टी के बेटे हैं यानी कि सन है वी, अगर वी सन है तो स्क्वायर बॉक्स आएगा, और वी के पास एक डॉटर है गाइस, तो वी के पास क्या आ गया, एक डॉटर आ गई। वी की एक सिस्टर है गाइस, कौन है, एक्स है, तो वी की एक सिस्टर बन गई है गाइस, कौन, एक्स। आगे देखते हैं, सन वी हु इज मैरिड, और वी यहाँ पे क्या है, मैरिड है, अगर वी मैरिड है तो यहाँ पे वी की वाइफ आएंगी। अब अगर आप गाइस यहाँ पे देखें तो वी की वाइफ के प्लेस पर हम किसे फिल कर सकते हैं, है ना, कौन फिल हो सकता है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि W को यहाँ पे फिल करेंगे, U यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो W और U। अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते थे, हम W को यहाँ रख दें, है ना, तो अब आप देखिए, अगर आप यहाँ W को रखते तो U नीचे वाली जनरेशन में आता, अब 1 2 3 4 जनरेशन हो जाते, जबकि क्वेश्चन में कितने जनरेशन दिए हैं, 3 जनरेशन दिए हैं, है ना, तो ये चीज भी हमें यहाँ पर क्रॉस चेक करते रहना होगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, क्या लिखा है, हाउ इज यू, तो गाइस यू का रिलेशन आपको बताना है किसके साथ, एस के साथ में, तो देख लीजिए ये यू है, एस के क्या लगेंगे, तो एस का जो सन है उसकी डॉटर है, तो सन की डॉटर हमारी क्या लगती है, ग्रैंड डॉटर लगती है, तो आंसर हो जाएगा ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, और इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों को प्री एग्जामिनेशन में देखने के लिए नहीं मिलेंगे गाइस, है ना। देखिए, इन द फैमिली ऑफ 8 पर्सन, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं काउंटिंग फिक्स होते हुए 8, यानी कि यहाँ पे कोई भी स्क्वायर या सर्कल ब्लैंक नहीं छूटेगा, सभी के अंदर किसी ना किसी पर्सन का नेम फिल हो जाएगा। A to H, there are 4 males and 4 females, guys मेल भी 4 हैं और फीमेल भी 4 हैं, है ना, दोनों की काउंटिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या है, पहले से फिक्स कर दी गई है। देयर आर 3 मैरिड कपल्स, गाइस कितने मैरिड कपल हैं, 3 मैरिड कपल हैं, ये बात याद रखनी है, 3 पेयर है हमारे पास हस्बैंड और वाइफ के, मैरिड कपल्स एंड 2 पर्संस आर अनमैरिड, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल है कि अगर 3 मैरिड कपल हैं तो 2 अनमैरिड बचेंगे। ईच ऑफ देम रीड डिफरेंट न्यूज़पेपर, ये लोग अलग अलग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, संडे टाइम, बिजनेस एक्सप्रेस, हिंदुस्तान। पढ़ी लिखी फैमिली लग रही है गाइस, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। इन द फैमिली ऑफ 2 जनरेशन, गाइस जनरेशन भी फिक्स कर दी गई है, कितनी है, 2। अब अगर 2 जनरेशन है तो इसका मतलब यहाँ पर ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं होंगे, यानी मम्मी पापा हैं और उनके बच्चे हैं, है ना, और वही फैमिली में अच्छे हैं। ईच मेल मेंबर एक्सेप्ट एच, इससे पता चलता है कि एच भी अपने आप में क्या है, मेल मेंबर है। ईच मेल मेंबर एक्सेप्ट एच हैज 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो 4 मेल मेंबर हैं इनमें से अगर आप एच को छोड़ दें, अगर आप एच को छोड़ देते हैं तो बाकी कितने मेल मेंबर बचे, 3। तो अब इन 3 मेल मेंबर्स में से हर एक मेल मेंबर के पास में 2 ब्रदर हैं और 1 सिस्टर है, तो अब ये कैसे पॉसिबल है कि 3 लोगों के 2 ब्रदर, तो ऐसे तो 6 हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअल में है क्या कि ये जो 3 मेल मेंबर हैं यही आपस में एक दूसरे के ब्रदर हैं, यानी कि तीनों के तीनों, यानी कि 3 के 3 आपस में क्या है, एक दूसरे के ब्रदर हैं, कुछ ऐसे। ये मेल मेंबर, एक और इसका भाई मेल मेंबर, एक और इसका भाई मेल मेंबर, और एक इनकी प्यारी सी बहन फीमेल मेंबर, ये कुछ इस तरीके से बताने की कोशिश की गई, यानी कि हर मेल मेंबर के 2 ब्रदर 1 सिस्टर, 2 ब्रदर 1 सिस्टर, 2 ब्रदर 1 सिस्टर, इस तरीके से गाइस। चलिए देखते हैं। She is mother-in-law of C and reads Times of India. जी मदर इन लॉ है गाइस, है ना,
सी के और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं ना। अब सबसे पहले एक चीज सोचिए कि ये इस फैमिली की बेटी है, तो इसकी यहाँ पे मदर मदर इन लॉ नहीं आएगी, है ना। मदर इन लॉ किन की आएंगी यहाँ पे, समझने की कोशिश करिएगा। मदर इन लॉ यहाँ पे आएंगी इन भाइयों की वाइफ की, है ना। इन भाइयों में से जिनकी वाइफ होंगी, तो इन भाइयों की जो मदर है वो इनकी वाइफ की क्या लगेगी, मदर इन लॉ लगेगी। यानी कि यहाँ से समझ में आता है कि जी मदर इन लॉ है सी की, यानी कि सी इन भाइयों में से किसी की वाइफ है ना। तो अभी किसी का कहीं नाम तो लिखा नहीं, तो आप इनमें से किसी की भी वाइफ बना सकते हैं। तो सी हमने इनकी वाइफ बना दी है। और क्या लिखा था, जी इज द मदर इन लॉ ऑफ सी। अब देखिए गाइस, मैंने पीछे आपको एक एंड वाला समझाया था। अब यहाँ ये इंफॉर्मेशन किस वर्ड से जोड़ी गई है, एंड से। तो एंड वाली इंफॉर्मेशन हमेशा उस लाइन में फर्स्ट पर्सन के लिए होती है। फर्स्ट पर्सन यहाँ पे शुरुआत किससे हुई थी, जी से। तो ये जो रीड्स टाइम्स ऑफ इंडिया वाला जो स्टेटमेंट यहाँ आप देख रहे हैं, ये किसके रिगार्ड में बोला गया है, जी के रिगार्ड में बोला गया है ना। यानी जी पढ़ते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। तो अब सबसे पहली बात है कि जी अगर मदर इन लॉ है तो इसका मतलब इसकी मदर होगी। और अखबार जो न्यूज़पेपर है वो इनका है टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बी हु, मैंने आपको बताया था हु का मतलब वही पहले वाला पर्सन होता है। बी रीड्स हिंदुस्तान टाइम्स इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एच। बी हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहे हैं और डॉटर इन लॉ लगने लगी है किसकी, एच की। सर मैंने पीछे आपको समझाया था कि डॉटर इन लॉ कौन होते हैं, हमारे सन की जो वाइफ होती है वो डॉटर इन लॉ होती है। यानी एच के जो सन की वाइफ है वो क्या होंगी, डॉटर इन लॉ होंगी। और डोंट वरी गाइस, इन तीनों में से कोई भी एच नहीं होगा, क्योंकि एच को छोड़कर तीन भाई थे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एच इनका फादर है ना। क्योंकि नीचे तो रख नहीं सकते, क्योंकि नीचे रखोगे तो फिर जनरेशन दो से ज्यादा हो जाएंगी। एच इनका फादर है ना। और इसकी डॉटर इन लॉ लगती है बी। अब आपको पता है कि क्वेश्चन के अंदर केवल मैरिड कपल कितने थे गाइस, तीन मैरिड कपल थे। एक मैरिड कपल ये बन गया, एक मैरिड कपल ये बन गया, एक मैरिड कपल और बनाना है ना। अब ये बी इन दोनों भाइयों में से किसी एक की वाइफ होगी, क्योंकि इसकी वाइफ तो हो नहीं सकती, है ना। तो अभी दोनों में से कहीं नेम तो आया नहीं, तो अब दोनों में से कहीं भी इसको अटैच कर सकते हैं। चलिए इनकी वाइफ बना देते थे, यही बगल में ही जोड़ देता है ना। बी वाइफ है तो सर्किल आ जाएगा। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ती हैं ये, हिंदुस्तान टाइम्स। तो इनके न्यूज़पेपर का यहाँ नाम लिख देते हैं हिंदुस्तान टाइम्स। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ई, अब यहाँ हु लिखा है तो आपको पता है हु का मतलब ई को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ई रीड्स इंडिया टुडे इज द अनमैरिड ब्रदर ऑफ एफ। हु यानी एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बाद में देखेंगे, है ना, एक एक सेंटेंस करके। ई इंडिया टुडे पढ़ेंगे और अनमैरिड ब्रदर हैं एफ के। अब अगर गाइस आप देखोगे तो फोर मेल मेंबर हैं, 1 2 3 4। और इन फोर मेल मेंबर में से केवल एक ही मेल मेंबर ऐसा जो अनमैरिड दिख रहा है, ये वाला पर्सन। इसका मतलब यही पर्सन ई है। और इसका न्यूज़पेपर कौन सा है, इंडिया टुडे। और ये किसका ब्रदर है, एफ का। अब गाइस एफ तो ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकती हैं। अभी एफ के बारे में नहीं मालूम तो साइड में लिख लेते हैं एफ। अब क्या लिखा था, एफ हु डज नॉट रीड बिजनेस एक्सप्रेस। यानी ये जो एफ हैं ये बिजनेस एक्सप्रेस नाम का जो न्यूज़पेपर है उसको रीड आउट नहीं करती हैं या करते हैं। नो फीमेल रीड्स इंडिया एक्सप्रेस एंड संडे टाइम्स। गाइस हमें पता चलता है कि कोई भी फीमेल मेंबर इंडिया एक्सप्रेस और संडे टाइम्स को रीड आउट नहीं करते। अब ये एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन है। अगर मैं इस नेगेटिव इंफॉर्मेशन को पॉजिटिवली कन्वर्ट करने जाऊं तो मुझे पता चला कि फीमेल नहीं पढ़ेंगे। अब अगर फीमेल नहीं पढ़ेंगे तो फिर बचता कौन है गाइस, मेल मेंबर्स बचते हैं। यानी कि इंडिया, क्या नाम है इसका न्यूज़पेपर का हमारे पास, इंडिया एक्सप्रेस और संडे टाइम्स, ये दोनों न्यूज़पेपर गाइस इसका मतलब हुआ कि मेल मेंबर्स के द्वारा पढ़े जाएंगे, है ना। यानी हमें नेगेटिव इंफॉर्मेशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
डी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सी। डी किसका ब्रदर इन लॉ गाइस? सी का। अब अगर वो सी का ब्रदर इन लॉ है तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो इसका हस्बैंड है, इसका मतलब ये वाला पर्सन डी है। ब्रदर इन लॉ ऑफ सी बट ही डज नॉट रीड, ये क्या क्या नहीं पढ़ता है? बिजनेस एक्सप्रेस नहीं पढ़ता है, हिंदुस्तान नहीं पढ़ता है, संडे टाइम्स नहीं पढ़ता है, इंडिया एक्सप्रेस नहीं पढ़ता है। अब हमें बताया गया कि ये डी नाम का जो पर्सन है ये 1 2 3 4 टाइप के अखबार तो पढ़ता ही नहीं है, इसने खुद ने रिजेक्ट मार दी। अब अगर गाइस आप एक चीज नोटिस करें तो 1 2 3 4 टाइप के न्यूज़पेपर इसने खुद ने रिजेक्ट कर दिए। 1 2 3 3 न्यूज़पेपर हमने पहले से ही किसी अदर पार्टी को दे रखे हैं। 4 इसने रिजेक्ट कर दिए, 3 हमने पहले से दे रखे हैं, तो 4 और 3 गाइस कितने हुए? 7। टोटल न्यूज़पेपर कितने थे? 8। इसका मतलब कोई 1 न्यूज़पेपर यहाँ पे रिमेनिंग रह रहा है। तो गाइस अगर आप ध्यान से देखें तो अभी तक कहीं भी द हिंदू न्यूज़पेपर का नाम नहीं आया है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि डी का जो न्यूज़पेपर है, जो डी पढ़ते हैं, दैट इज द हिंदू। ओके गाइस, लेट्स फॉरवर्ड। ए डज नॉट रीड संडे टाइम्स। ए संडे टाइम्स नहीं पढ़ेंगे। अब लेकिन ए है कौन से पता तो चले पहले, तो साइड में लिखना है कि ए संडे टाइम्स नहीं पढ़ेंगे। एच हैज नो सन इन लॉ। एच का कोई सन इन लॉ नहीं है। भाई सन इन लॉ नहीं है इसका मतलब कि एच की जो बेटी है वो अनमैरिड है। ऑब्वियस सी बात तो हमें पहले ही पता चल गया क्योंकि इसका कोई हस्बैंड वाइफ आ ही नहीं रहा यहाँ पे। एफ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। गाइस ये एफ सिस्टर इन लॉ यानी कि ये फीमेल है, तो फीमेल वाला तो एक ही पॉइंट खाली है। अब अगर आप देखेंगे 8 में से 7 पर्सन के नेम आ चुके हैं, केवल एक ही पर्सन रिमेनिंग है, दैट इज ए। अब ए के रिगार्ड में एक पॉइंट यहाँ साइड में लिखा हुआ पहले से। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास 1 2 3 4 मेल मेंबर है, इनमें से 2 मेल मेंबर्स को न्यूज़पेपर असाइन हो चुका है, 2 मेल मेंबर्स का न्यूज़पेपर रिमेनिंग है और साइड में लिखा है कि ये दोनों न्यूज़पेपर मेल मेंबर ही पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से एक एक न्यूज़पेपर इन दोनों को है ना असाइन होगा। ए ने मना कर दिया कि मैं तो संडे टाइम्स नहीं पढ़ूंगा। अब अगर ए संडे टाइम्स नहीं पढ़ेंगे तो ये संडे टाइम्स उठाकर किसके घर में किसको पकड़ा दिया जाएगा? एच को पकड़ा दिया जाएगा, क्योंकि इसके अलावा तो कोई बचा नहीं। अब न्यूज़पेपर यहाँ कौन सा बचा? इंडिया एक्सप्रेस। तो ए को न्यूज़पेपर असाइन होगा दैट इज इंडिया एक्सप्रेस। ठीक है, क्योंकि मेल मेंबर को असाइन करने थे, तो ये पॉइंट फिनिश हो गया, ये पॉइंट फिनिश हो गया। अब गाइज आप देखिएगा एफ ने मना किया था कि वो बिजनेस एक्सप्रेस नहीं पढ़ेंगी। अब अगर एफ बिजनेस एक्सप्रेस नहीं पढ़ेंगी तो इसको पढ़ने वाला बचा कौन? एक ही पर्सन बच रहा है, सी। तो इसका मतलब ये वाला न्यूज़पेपर उठाकर किसके हवाले कर दिया जाएगा? सी के हवाले कर दिया जाएगा। अब एफ बच रहे हैं, एक कोई न्यूज़पेपर गाइस बच रहा है। अगर मैं देखूं तो अभी तक एक न्यूज़पेपर ऐसा है जिसका यहाँ पर कहीं नाम नहीं आया है, दैट इज हिंदुस्तान। तो गाइस हिंदुस्तान न्यूज़पेपर इनको असाइन हो जाएगा। अब इसी पर वो आपसे 3 to 4 क्वेश्चन वहां पर पूछ लेता है ना। यानी ये हमारा इस तरीके का क्वेश्चन हमारे 3 to 4 मार्क्स का पूरा पैकेज बन जाता है हमारे लिए। चलिए गाइस, तो होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। आगे मूव करते हैं। रीड द फॉलोइंग। इससे पहले देखिए गाइस, अब की बार यहाँ पे टाइप बदल गया। टाइप गाइस क्या लिखा हुआ है? कोडिंग। गाइस कोडिंग में हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है? कोडिंग में सिंपल सा हमें क्या करना है कि जो हमें कोड बनाकर दिए गए हैं हमें एज इट इज उनको बस ट्रांसलेट कर देना है। कहीं भी किसी भी तरीके का अपना दिमाग लगाने की हमें वहां कोशिश नहीं करनी है। सीधा सिंपल सा एज इट इज जो क्वेश्चन में कहा गया उसे फॉलो करते चलेंगे। देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर हम देखें, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। है ना, आपको यहाँ पे कहा गया है कि इस इंफॉर्मेशन को पढ़िए और जो क्वेश्चन दिए गए उसको आंसर दीजिए। तो पहले पढ़ लेते हैं। P डिविजिबल Q मींस P इज सन ऑफ Q। गाइस इसका मीनिंग क्या है? आप यहाँ P और Q को मत देखिए, ये P और Q जस्ट लाइक एग्जांपल यूज किए गए। उनका मीनिंग ये है कि जैसे मान लो कोई पर्सन है K और L, अब ये 2 पर्संस के नेम है। अगर हम इनके बीच में डिवीजन का साइन लगाकर आपको देते हैं तो इसका मीनिंग ये निकल कर आता है कि ये वाला जो पर्सन है
ये सन बन जाएगा किसका, इस वाले पर्सन का, यानी एल का सन बन जाएगा कौन, के। इस तरीके से इसको लेकर चलना है। P मल्टीप्लाई Q मीन्स P इज सिस्टर ऑफ Q, यानी फर्स्ट वाला पर्सन सिस्टर बनेगा सेकंड पर्सन के। P प्लस Q का मीनिंग है P इज ब्रदर ऑफ Q, यानी फर्स्ट वाला पर्सन ब्रदर बनेगा सेकंड पर्सन का। P माइनस Q, P इज मदर ऑफ Q, फर्स्ट वाला पर्सन मदर बनेगा सेकंड वाले पर्सन का। अब गाइस ये तो हो गए इंस्ट्रक्शन। अब हमें क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, तो पहले देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ इज t रिलेटेड टू s, यानी हमें यहाँ t का रिलेशन डिफाइन करना है s के साथ में इन द एक्सप्रेशन। गाइस आपको एक इक्वेशन बनाकर दी गई है, सबसे पहले आपको इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो उस डायग्राम के बेस पर आप अपने क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो पहले सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व वही करेंगे, एक एक स्टेप करके चलेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, टी मल्टीप्लाई आर है। तो टी मल्टीप्लाई आर का मीनिंग यहाँ से क्या निकलता है कि फर्स्ट वाला पर्सन सेकंड वाले का सिस्टर है, यानी यहाँ टी सिस्टर बन जाएंगी आर की। ये आर है, इनकी सिस्टर है तो इन्हीं से अटैच करेंगे। सिस्टर कौन है, टी। अब आर ब्रदर या सिस्टर मालूम नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं आर प्लस वी। गाइज आर प्लस वी का अगर आप मीनिंग देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि आर ब्रदर होंगे किसके, वी के। तो आर अगर ब्रदर हैं तो इसका मतलब मेल मेंबर हैं, और किसके ब्रदर हैं, वी के। तो वी इन दोनों में से किसी से भी आप अटैच कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर आर के ब्रदर हैं तो टी के भी ब्रदर होंगे। वी ब्रदर हैं तो स्क्वायर बॉक्स v माइनस एस। वी माइनस एस का अगर यहाँ से ट्रांसलेशन देखा जाए तो v मदर होंगे s के, सॉरी v माइनस एस लिखा हुआ है तो यहाँ पे v, एक मिनट मुझसे कुछ यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया गाइस, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। t मल्टीप्लाई r का मीनिंग था कि t सिस्टर है r के, r प्लस v का मीनिंग था कि r ब्रदर है v के। और मैंने यहाँ जल्दबाजी में, देखिए यही गलती होती है गाइस, ध्यान रखिए, है ना। जल्दबाजी में क्या हुआ कि मैंने b के ऊपर भी स्क्वायर बॉक्स लगा दिया, जबकि यहाँ b के ऊपर स्क्वायर बॉक्स नहीं लगना था। इसीलिए बहुत ज्यादा अटेंटिव होकर हमें पढ़ने की और क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है, समझिए, है ना। जल्दबाजी में बहुत गड़बड़ हो गई है ना, यहीं से सबक लेना है हमें। देखिए v माइनस एस, यानी कि हमारे v यहाँ पे मदर आ रहे हैं किसके, s के। तो s इनके बेटे भी हो सकते हैं, s इनके बेटी भी हो सकते हैं, है ना। क्वेश्चन पूछा गया था हाउ इज t रिलेटेड टू s। अब ये जो t है ये s की मदर की क्या है, सिस्टर है। तो मदर की सिस्टर कौन होती है गाइस, आंट होती है ना। अब आप कहेंगे सर s का जेंडर तो क्लियर नहीं है, तो गाइस यहाँ s के बारे में पूछा भी नहीं है। पूछा किसके बारे में, t के बारे में, है ना। तो क्वेश्चन का आंसर क्या लगेगा, आंट। हाउ इज s, ये किसके बारे में पूछा है, s के बारे में, रिलेटेड टू बी इन द एक्सप्रेशन। अब यहाँ जल्दबाजी में CND मत मार देना आंसर, है ना, क्योंकि इसका इक्वेशन अलग है। तो इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे। t मल्टीप्लाई r का मीनिंग निकल कर यहाँ पर आ रहा है कि t सिस्टर है r की, अभी r का मालूम नहीं। r माइनस v का मीनिंग निकल कर आता है गाइस कि r मदर है v के, तो यहाँ v आ जाएंगे। v डिवाइड s का मीनिंग निकल कर आता है कि v सन है s का, v सन है s का। अगर v s का सन है तो s r का कौन होंगे, हस्बैंड होंगे ना, तभी तो v s का सन लगेगा। अब क्वेश्चन में पूछा है कि s का v से क्या रिलेशन है, तो आप देखिए s v के कौन हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे गाइस, है ना। हाउ इज s रिलेटेड टू t इन द एक्सप्रेशन। गाइस इक्वेशन फिर से चेंज हुई है, सॉल्व करनी पड़ेगी। t प्लस r का मीनिंग अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो t ब्रदर आएंगे r के, t ब्रदर है गाइस r के। r माइनस v का मीनिंग अगर आप देखेंगे तो r मदर बनेगी v के, है ना। और v प्लस s का मीनिंग यहाँ निकल कर आएगा कि v कौन है, ब्रदर है किसके, s के, तो v ब्रदर बन जाएंगे s के। अब अगर आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, हाउ इज s। अब यहाँ किसके बारे में पूछा गया, s के बारे में। तो क्या s का जेंडर कंफर्म है, नहीं। अगर जेंडर कंफर्म नहीं है तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या लगना चाहिए, CND लगना चाहिए, है ना। चलिए आगे समझते हैं। देखिए उसी तरीके से फिर से इंस्ट्रक्शंस आए हमारे पास, हल्के से चेंज हुए हैं यहाँ पे। देखिए अब क्वेश्चन को करना कैसे है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स। अब देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करेगा
M is nephew of N। गाइज यहाँ तो थोड़ा सा मामला पलट गया। अभी पीछे जब आप क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां आपको इक्वेशन दी गई थी और आपसे रिलेशन को फाइंड आउट करवाया गया था। यहाँ पर आपको रिलेशन दे दिया गया है और इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, यानी आपको बताना है कि इनमें से किसको सॉल्व करने पर ये वाला रिलेशन सही आएगा। अब अगर मैं ऐसे करके इन चारों को, इन 4 के 4 को अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो ये तो मेरे लिए टाइम टेकिंग हो जाएगा बहुत ज्यादा, है ना। तो मैं इसे कैसे कर पाऊंगा गाइस? देखिए, अब मुझे यहाँ हल्का सा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या? एम को नेफ्यू बताया गया है। गाइस, जो नेफ्यू होता है वो एक मेल मेंबर होता है ना। यानी कि एम का जो जेंडर है वो क्या आना चाहिए? मेल आना चाहिए, है ना। यानी कि मुझे ऐसी इक्वेशन यहाँ चाहिए जिसमें एम का जेंडर कंफर्म होना चाहिए और वो जेंडर क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए, है ना। तो देखिए, अब मेरा पूरा का पूरा जो फोकस है वो एम पर रहेगा और मैं ये ढूंढने की कोशिश करूंगा कि इनमें से ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करती हैं तो मैं उन्हें तुरंत क्या कर पाऊंगा? कैंसिल कर पाऊंगा। चलिए देखिए, फोकस एम पर रखना है। गाइस, यहाँ एम को अटैच किससे किया? के से। के प्लस एम लिखा है। के प्लस एम का क्या मीनिंग है कि के फादर है एम के। सर, के तो फादर है लेकिन एम कौन है? एम कौन है? सन है या डॉटर है? नहीं मालूम। अब कहोगे नहीं सर नेफ्यू है तो सन होगा। नहीं, ये मत देखो, यहां से चेक करो। क्या यहां से एम का जेंडर मिल पा रहा है? नहीं। अगर नहीं मिल पा रहा तो इसे कैंसिल कर दो। के डिविजिबल बाई एम। के मदर है एम की। के तो मदर है लेकिन एम कौन है? सन या डॉटर? नहीं मालूम, कैंसिल कर दो। अब देखते हैं, एम माइनस टी लिखा है। एम माइनस टी का मीनिंग हुआ कि एम सिस्टर है टी की। अगर एम सिस्टर है तो एम फीमेल हो गया और फीमेल होगा तो नेफ्यू नहीं बन पाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब गाइस कौन सा ऑप्शन बचा? टी बचा। अब जल्दबाजी में ये मत करिएगा कि आप डी को ही सही लगाकर आगे बढ़ जाए, है ना। क्योंकि गाइस अगर आप देखेंगे तो एक फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है? नन ऑफ दीज है ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये आंसर निकले, तो इसलिए अब आपको इसे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। आफ्टर द एलिमिनेशन जो आपके पास आंसर बचा है आप उसे क्रॉस चेक करिए। एन माइनस के। एन माइनस के यानी कि एन सिस्टर है के सिस्टर के प्लस एम। तो के प्लस एम का गाइस मीनिंग देखेंगे, के फादर है एम के फादर एम के। एम मल्टीप्लाई टी का मीनिंग गाइस क्या निकलेगा? एम ब्रदर है टी के। अगर टी के ब्रदर है तो एम और टी का जनरेशन सेम होगा। एम नेफ्यू आना चाहिए एन के। देखिए, तो एन का ब्रदर है के और उसका सन है एम, तो ब्रदर का सन क्या होता है? नेफ्यू होता है। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। हाउ इज टी रिलेटेड टू डी? एक इक्वेशन दी गई है, इसे सॉल्व करना है, टी के बारे में बताना है। तो गाइज आप लोग कर लेंगे, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। तो चलिए ये मैं आप लोगों के लिए स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग इसे ट्राई करिएगा एज अ होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, सेम ये क्वेश्चन भी हमारा इसी तरीके के पैटर्न पर बेस्ड है, तो इसको एक बार पढ़ते हैं। Which of the following represent F is a daughter of W? मतलब कहना चाह रहा है कि ये W है, इसकी डॉटर आनी चाहिए F। अब सर डॉटर कौन होती है? फीमेल होती है, यानी F का जेंडर एनी हाउ कंफर्म होना चाहिए और वो जेंडर क्या होना चाहिए? फीमेल होना चाहिए, है ना। तो गाइस अब हमें अपना पूरा फोकस किस पर लगाना है? एलिमिनेशन पर, है ना। देखिए, ये F है, F को R से, R प्लस F का मीनिंग अगर आप देखेंगे तो R फादर है F के। सर R तो फादर है लेकिन F कौन है? सन या डॉटर? नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम तो इसका मतलब कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखने की कोशिश नहीं करनी है, यहां से चेक करना है ना। R मल्टीप्लाई F, R ब्रदर है F का। R तो ब्रदर है लेकिन F कौन है? ब्रदर या सिस्टर? नहीं मालूम, क्रॉस करिए। चलिए आगे चेक कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो R मल्टीप्लाई F लिखा हुआ है है ना। सॉरी, F माइनस टी पर फोकस करते हैं। F माइनस टी का मतलब है कि F डॉटर, सॉरी F क्या है? सिस्टर है टी की। अब यहाँ से F फीमेल निकल कर आ रहा है है ना। अब फीमेल निकल कर आ रहा है तो शायद आंसर हो सकता है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं, क्रॉस नहीं करते, नेक्स्ट पे चले जाते हैं। यहाँ F प्लस टी लिखा है। F प्लस टी को अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो F
फादर आएंगे, अगर फादर है तो एफ तो मेल हो गया, तो डॉटर कैसे बनेगा, इसका मतलब ये इक्वेशन भी कैंसिल हो गई। एक ही इक्वेशन बची मेरे पास, अब इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। W प्लस आर का मीनिंग यहाँ पर गाइस क्या हुआ कि W यहाँ पे फादर हो जाएंगे किसके, R के। R मल्टीप्लाई F का मीनिंग यहाँ पर क्या हुआ कि R यहाँ पे ब्रदर हो जाएंगे किसके, F के, और F माइनस T का मीनिंग हुआ कि F यहाँ पे सिस्टर हो जाएंगे T के। तो जैसे F T के सिस्टर बनेंगे, F किसकी डॉटर बन जाएगी, W की, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, फिर से उसी तरीके का कोडिंग का एक हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है गाइस, यहाँ पे देखिए, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखिए इंस्ट्रक्शन पढ़ते चलिएगा। $a का मीनिंग यह दिया है, A इज मदर ऑफ B, कोई इशू नहीं है। A@B का मीनिंग है B इज वाइफ ऑफ A। गाइस देखिए ये उल्टा लिखा हुआ है, यानी A@B का मतलब ये हुआ कि सेकंड वाला पर्सन वाइफ है पहले वाले पर्सन की, है ना। अब जल्दबाजी में यह गलती हो सकती है ना, तो अब आप इसे थोड़ा सा पलटने की कोशिश करिए। देखिए अगर बी वाइफ है तो ए कौन होगा, आप बताइए ए कौन होगा, बिल्कुल सही, हस्बैंड होगा। यानी इस सेंटेंस को मैं कट करके कुछ ऐसे भी यूज कर सकता हूं, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। तो एग्जामिनर क्या करता है, हमें फंसाने के लिए इस तरीके से लिख देता है, तो हमें इसको समझना होगा, है ना, जल्दबाजी में गलत ना करें। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ इज यू, सर यू के बारे में पूछा है, किससे रिलेट करना है, टी से। एक इक्वेशन दे दी गई है, सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। u@h, सबसे पहले देखो वही दे दिया है, तो u हस्बैंड हो जाएगा h का। तो गाइज u यहाँ पे हस्बैंड है, तो h यहाँ पे वाइफ हो जाएंगी गाइज। $H का मीनिंग है कि H मदर है J की, तो H अगर J की मदर है तो J इनके बाद वाली जनरेशन में आएंगे। अब J सन या डॉटर नहीं मालूम। J#T, गाइस J#T का अगर मैं यहाँ से मीनिंग देखूं तो J फादर होंगे T के। J फादर हैं तो J मेल मेंबर होंगे, किसके फादर हैं गाइस, T के। अब T के बारे में नहीं मालूम कि T कौन है ना। हाउ इज यू, गाइस किसके बारे में बताना है, यू के बारे में, किससे अटैच करना है, टी से। तो टी के फादर हैं जे और जे के फादर हैं यू, तो फादर के फादर सर क्या कहलाते हैं, ग्रैंडफादर। अब यहाँ ग्रैंडफादर वाले दो ऑप्शन है, देखिए गाइस, एक तो आपके सामने लिखा हुआ है पैटर्नल ग्रैंडफादर, एक लिखा है आपका मैटरनल ग्रैंडफादर। अब ये टी के फादर है, तो फादर के फादर क्या होते हैं, पैटर्नल ग्रैंडफादर होते हैं, ये बात याद रखिएगा ना, जल्दबाजी में कहीं मैटरनल ग्रैंडफादर मत लगा दीजिएगा, है ना। चलिए गाइस आगे मूव ऑन करते हैं। रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। गाइस उसी तरीके का क्वेश्चन है यहाँ पे सेम, हमारे पास में इंस्ट्रक्शन हमें दिए गए, क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं ना। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क असाइन कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए ये थोड़ा सा टेढ़ा हमें दिख रहा है, इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पढ़ गए, ये हम लोग देखिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं गाइस। देखिए a प्लस बी, ए इज फादर ऑफ बी, सीधा सीधा दिया है। a मल्टीप्लाई बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, सीधा सीधा दिया है। $, ए इज वाइफ ऑफ बी, सीधा सीधा दिया है ये भी, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। a% बी, ए इज मदर ऑफ बी, देयर इज नो इशू। a डिविजिबल बी, ए इज सन ऑफ, सारा सारा सीधा सीधा दिया है, कहीं भी इन्होंने ट्विस्ट क्रिएट नहीं किया है, तो हम ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, what should come in place of question mark to establish that J is brother of T। देखिए गाइस उन्होंने आपको क्या किया है, एक इक्वेशन दी है गाइस, J डिवाइड P परसेंट H। अब देखिए इस जगह पे लगा है क्वेश्चन मार्क, है ना, T परसेंट L। अब उनका कहना यह है कि जो क्वेश्चन मार्क वाली खाली जगह है, इस पर मैं इनमें से उठा करके कौन से सिंबल को प्लेस कर दूं, कि प्लेस करने के बाद में जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो ये जो J है, ये वाला J, ये इस T का ब्रदर लगने लगे, है ना। खुद से यहां से कंसीडर नहीं करना, यहाँ इस तरीके की सेटिंग बनानी है कि ये वाला J इस T का क्या लगने लगे, ब्रदर लगने लगे। अब कैसे ब्रदर लगेगा, अब हम अंतर्यामी तो है नहीं कि हमें सपने आने लगेंगे कि भाई ब्रदर कैसे लगेगा। तो अब इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा गाइस, जुगाड़ बनानी पड़ेगी, है ना,
कि किसी भी तरीके से हम इसको क्या कर पाए, ब्रदर बना पाए। अब जुगाड़ बनाने का क्या तरीका है गाइस, देखिए हमें क्या करना होगा, पहले इतना इतना जो पैराग्राफ है इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। जे डॉलर पी का मीनिंग है कि जे सन है पी का, तो जे सन है पी का, तो पी का सन है जे। अब पी पता नहीं कौन है, पी डिविजिबल एच का मीनिंग यहां पर क्या निकल कर आ रहा है कि पी मदर है किसकी, एच की। पी अगर मदर है एच की तो एच इन जे का कुछ ना कुछ ब्रदर या सिस्टर में से लगेगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इस जे को ब्रदर बनाना था टी का, है ना। अब अगर ये जो एच और टी हैं ये आपस में किसी तरीके से सिबलिंग बन जाए, सिबलिंग का मीनिंग ये हुआ कि ये आपस में किसी भी तरीके से एक दूसरे के ब्रदर या सिस्टर बन जाए तो हमारा काम सेट हो जाएगा, है ना। अब अगर आप यहाँ देखें तो ब्रदर या सिस्टर में से केवल हमारे पास किसका सिंबल अवेलेबल है, सिस्टर का अवेलेबल है। क्या है, मल्टीप्लाई। यानी अगर इस फिलर में मल्टीप्लाई रख दिया जाए तो इसका मीनिंग होगा कि एच सिस्टर है टी की, यही मीनिंग होगा। यानी एच सिस्टर है टी की। अब देखिए एच सिस्टर है टी की तो जे की भी सिस्टर है एच, है ना। तो भाई टी की सिस्टर लग रही है एच और टी का ब्रदर कौन लग रहा है, जे। तो यहीं से हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, स्टैब्लिश हो जाएगी। अगर इक्वेशन स्टैब्लिश हो जाएगी तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बढ़िया थोड़ा खतरनाक जैसा लग रहा है। Which among the given expression indicates that M is daughter of D? वो बोल रहे हैं कि ये जो इक्वेशंस हैं इनमें से सॉल्व करने पर किस इक्वेशन में M डॉटर बन जाएंगे D के। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि ये D है, इस D की डॉटर M को बनाना है ना। सीधी सी बात है। अब देखिए अगर M डॉटर है तो इसका मतलब यहाँ पे दो चीजें हैं। M आपकी क्या आनी चाहिए, यहाँ पे फीमेल आनी चाहिए। देखिए M फीमेल आनी चाहिए और M का जेंडर एनी हाउ यहाँ पर क्या आना चाहिए, कंफर्म आना चाहिए, है ना। तो अब हम इसी चीज पे फोकस करेंगे कि M फीमेल हो और M का जेंडर कंफर्म हो। देखिए वही प्रोसेस रहेगा एलिमिनेशन का, सारा फोकस किस पर देंगे, M पर देंगे। देखिए T मल्टीप्लाई M लिखा है, T मल्टीप्लाई M का मीनिंग ये हुआ कि T सिस्टर है M की। T तो सिस्टर है लेकिन M कौन है, क्या यहाँ से जेंडर आ पाएगा, नहीं। अगर नहीं आएगा तो इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। T डिविजिबल M, T डिविजिबल M में अगर आप देखेंगे तो T सन है M के, T तो सन है M के, लेकिन M यहाँ पे कौन है। अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, M पापा है मम्मी से कौन है जेंडर कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर आगे से देखोगे तो जेंडर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि D प्लस T का मीनिंग क्या निकल कर आता है कि D फादर है T के। अब D पापा है तो M ऑटोमेटिकली क्या होंगी, मम्मी होंगी। तो यहाँ से तो भैया फीमेल बन सकते हैं, यानी कि यहाँ से एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, है ना। तो थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। देखिए अब इस वाले ऑप्शन को अगर मैं देखूं, देखिए M डिवाइड T का मीनिंग क्या होता है हमारे पास कि M सन है, अगर M सन है तो डॉटर तो बनेगा नहीं, काट डालो इसे। दो ऑप्शन एलिमिनेट हुए। अभी भी हमें क्या करना है, कोई ना कोई एक विकेट गिराना है, है ना। जैसे ही एक विकेट गिर जाएगा तो हमारे पास दो ऑप्शन बचेंगे। अब उन दोनों में से हम किसी भी एक को सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए अब एलिमिनेट कैसे करें, देखो कुछ जुगाड़ तो देखनी पड़ेगी एलिमिनेट करने के, है ना। चलिए तो कोई जुगाड़ देखने की कोशिश करते हैं। M को किसकी डॉटर बनाना था, D की। अब अगर इसी वाले में ध्यान से देखना, D किसके पापा है, T के, और T किसका बेटा है, M का। यानी ये इन दोनों का बेटा है। अगर ये इन दोनों का बेटा है तो क्या ये इनकी बेटी लगेंगी, नहीं लगेंगी ना। इसका मतलब ऑप्शन सी भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे, बी और डी। तो अब आप इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को उठाकर सॉल्व कर लीजिए, या तो वो आंसर होगा या तो वो आंसर नहीं होगा। देखिए तो पहले वाले ऑप्शन को यानी बी को उठा लेते हैं। एल प्लस आर का मीनिंग यहाँ पे निकल कर आ रहा है गाइस, एल फादर है हमारे पास किसके, आर के।
आर डॉलर डी का मीनिंग यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है कि आर वाइफ है डी की, तो डी इनके हस्बैंड हो जाएंगे गाइस। और डी प्लस एम का मीनिंग निकल कर आ रहा है कि डी फादर है एम के, तो एम इनका चाइल्ड हो गया। और m मल्टीप्लाई टी का मीनिंग निकल कर आ रहा है कि m सिस्टर है टी की, तो जैसे m टी की सिस्टर बनी m ऑटोमेटिकली किसकी बेटी बन गई, डी की। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही। अगर ये गलत निकलता तो फिर आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी आता, है ना। क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन है गाइस, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इसे, है ना। एज अ होमवर्क मैं आप लोगों के लिए लीव कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला हमारा टाइप यहाँ पे आ रहा है इंडिकेटिंग टाइप। इंडिकेटिंग टाइप अगर गाइस हम देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। देखिए इंडिकेटिंग टाइप का मीनिंग क्या है कि कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की तरफ इशारा करता है और इशारा करके उससे अपने रिलेशन को डिफाइन करने की कोशिश करता है ना। अब अगर गाइस मैं किसी पर्सन की तरफ इशारा करूंगा और वो पर्सन से अपनी रिलेशन को डिफाइन करूंगा, तो वो पर्सन जाहिर सी बात है मेरा कुछ ना कुछ लगता होगा, है ना। तो मेरा अगर कुछ ना कुछ लगता होगा तो गाइस मेरा का यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है माय। तो इंडिकेटिंग में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप सीधा सीधा ये समझिए कि इंडिकेटिंग वाले क्वेश्चन की शुरुआत माय से ही होती है, यानी जहां माय दिखेगा वहां से शुरुआत हम लोग करेंगे। सिंपल सा समझना। देखिए चलिए क्वेश्चन से एक्सप्लेन करते हैं। पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ। गाइस एक फोटो है, फोटो है वुमेन का, ठीक है। अ मैन सेज, और बताने वाला जो पर्सन है वो एक मैन है। अब देखिए बताने वाला पर्सन मैन है और फोटो किसका है, फीमेल का, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गाइस हमें ये ना बताया गया होता कि एक्सप्लेन करने वाला जो पर्सन है वो मेल है या फीमेल है, तो यहाँ एक चांस ये भी बनता कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि फोटो उसका खुद का अपना है। अब ये बड़ी फनी बात लगती है कि अपना फोटो दिखा के एक्सप्लेन कर रहा है ना। लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। अभी मालूम पड़ा कि बचपन का फोटो दिखा के एक्सप्लेन कर रहा हो फिर तो कैसे पहचानेगा कोई। देखिए तो मैंने क्या कहा, सी इज द ओनली डॉटर। मुझे कोई मतलब नहीं यहाँ क्या लिखा, मुझे किससे मतलब है, माय से। उसको ढूंढो कहाँ है, ये मिल गया माय। अब यहीं से मामला शुरू होता है। देखिए माय फादर, अब ये माय फादर का मतलब किसके फादर, मैन के फादर। यानी इस मैन ने कहा कि मेरे जो फादर हैं, मैन के फादर, माय फादर मदर इन लॉ, फादर की कौन, मदर इन लॉ। फादर की मदर इन लॉ कौन होती है, फादर की वाइफ की मम्मी, यानी कि हमारी मदर की मदर। ये हम लोग यहां पहुंच चुके हैं अभी, है ना। देखिए आगे अब क्या लिखा था कि इतना सेंटेंस तो आपने सेट कर दिया। अब हम इस जगह पर पहुंच गए हैं, तो आप देखिए शुरुआत में क्या लिखा था, सी इज द ओनली डॉटर। यानी जो ओनली डॉटर है वो किसकी ओनली डॉटर है, इनकी ओनली डॉटर है ना। तो अब इनकी ओनली डॉटर कौन दिखाई दे रही है आपको, ये दिखाई दे रही है ना। और ये लेडी हमारे मदर की, हमारे फादर की कौन है, वाइफ है। इसका मतलब जिस लेडी का फोटो दिखाया गया है वो लेडी उस मैन की कौन लगती होगी, मदर लगती होगी, है ना। पूछा क्या है, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन। तो वो वुमेन मैन की क्या लगती है, मदर लगती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ, सर फोटो की तरफ इशारा किया है। शीला सेड, किसने किया है, शीला ने। अब शीला को देखकर आप शीला की जवानी याद मत करने लगिएगा कि यहाँ शीला जवानी की जगह जवाना भी हो सकता है ना, क्योंकि नेम से जेंडर जस्टिफाई नहीं होगा। तो अब यही एक क्वेश्चन मार्क लग गया। क्या क्वेश्चन मार्क लग गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फोटो शीला का खुद का हो, है ना। चांस है, देखते हैं। ही, अब भाई ये पता चला कि फोटो वाला पर्सन एक लड़का है, लेकिन शीला भी लड़का हो सकता है, पता तो नहीं। ही इज द ओनली सन, बना रहने दो, हमें किसे देखना है, माई ग्रैंडफादर। यानी शीला ने कहा मेरे ग्रैंडफादर। अब शीला के ग्रैंडफादर कैसे आए, ये शीला, शीला के फादर और उनके फादर, तभी तो ये शीला के ग्रैंडफादर हुए। माई ग्रैंडफादर्स
ओनली सन। अब शीला के ग्रैंडफादर के ओनली सन कौन है? शीला के फादर, और उनका भी कौन बताया गया है? ओनली सन। अब इनका ओनली सन शीला भी हो सकता है या शीला का कोई भाई भी हो सकता है, क्योंकि शीला का जेंडर तो कंफर्म नहीं है, और जब तक शीला का जेंडर कंफर्म नहीं होगा तब तक क्या ये चीज आप कंफर्मली कह पाएंगे कि वो शीला है या शीला का ब्रदर है? नहीं कह पाएंगे। यानी जैसे ही यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हुआ, इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए? CND आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको 0.001% भी कंफ्यूजन है तो इसका मतलब आंसर क्या लगेगा? CND लगेगा। जब तक आप 100% श्योर नहीं होंगे तब तक आप कंफर्मली आंसर नहीं दे पाएंगे। ओके गाइस, चलिए। पॉइंटिंग टू अ गर्ल, अब ये फोटो नहीं है, ये जीती जागती लड़की है। प्रिंस सेड, अब जीती जागती लड़की की तरफ प्रिंस ने इशारा किया है, तो इसका मतलब ये प्रिंस और लड़की दो अलग अलग लोग हैं ना। अब प्रिंस लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। शी इज द ओनली ग्रैंड डॉटर, बनी रहने दो। माई वाइफ, ये हमारे लिए मैटर करता है। प्रिंस ने कहा माई वाइफ, अगर प्रिंस की वाइफ है तो इसका मतलब प्रिंस हस्बैंड है। प्रिंस ने कहा माई वाइफ्स ग्रैंडफादर, अब वाइफ के ग्रैंडफादर यानी पहले वाइफ के फादर फिर उनके फादर, तभी तो ग्रैंडफादर होंगे। माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, अब ग्रैंडफादर के ओनली चाइल्ड तो ये दिखाई दे रहे हैं, यानी यहाँ बात किसकी हो रही है? वाइफ के फादर की। अब उनकी भी कौन है? शी इज द ओनली ग्रैंड डॉटर, अब इनकी भी ओनली ग्रैंड डॉटर है। अब गाइस समझिएगा, इनकी ओनली ग्रैंड डॉटर है ना, इसकी बेटी की बेटी भी हो सकती है, इसका कोई बेटा हो और बेटे की बेटी भी इसकी क्या लगेगी? ग्रैंड डॉटर लगेगी। अब यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है कि जो ओनली ग्रैंड डॉटर है वो इसकी बेटी है या इसके बेटे की बेटी है, ये तो कंफर्म नहीं हो रहा है। कंफर्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन अराइज हो रहा है। मैंने आपको बताया कि अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन अराइज होगा तो क्वेश्चन का आंसर क्या लगेगा? CND लगेगा। गाइस, इंडिकेटिंग टाइप के मोस्ट नंबर ऑफ द क्वेश्चन का आंसर हमेशा CND ही लगता है, क्योंकि अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन वहां पर अवेलेबल है तो आंसर CND ही लगाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। पॉइंटिंग अ बॉय, सर एक बॉय है अलग, है ना, जीता जागता इंसान। राम सेड, किसने कहा? राम ने, यानी कि राम अलग है, वो लड़का अलग है। अब राम लड़का है या लड़की मालूम नहीं। ही इज द ओनली सन ऑफ माई, हमें किससे मतलब है? माई से। माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर मतलब किसके ग्रैंडफादर? राम के। ये राम, इनके फादर, इनके फादर, ग्रैंडफादर। माई ग्रैंडफादर सन, अब ग्रैंडफादर के सन, अब ग्रैंडफादर के सन तो पापा भी हो सकते हैं, पापा के कोई भाई भी हो सकते हैं, क्योंकि ओनली तो लिखा नहीं है। समझो, ग्रैंडफादर देखो, जैसे यहाँ ओनली सन लिखा है जबकि यहाँ क्या लिखा है? सन लिखा है। समझ रहे हो बात को? अब यहीं से आप समझ जाओ कि यहाँ कंफ्यूजन आएगा, है ना। और जहां कंफ्यूजन आ गया इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या लगेगा? CND। अब यहाँ CND ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ कौन सा ऑप्शन चूज कर लेंगे? डेटा इनएडिक्वेट। समझ रहे हो बात को? आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। पॉइंटिंग टू अ गर्ल, माला सेड, लड़की अलग है, माला अलग है। माला लड़की भी हो सकती है, माला लड़का भी हो सकता है। शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर, माई मतलब किसके ग्रैंडफादर? माला के। तो ये माला, इसके फादर, उनके फादर, ग्रैंडफादर। माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, अब ग्रैंडफादर के ओनली सन कौन हुए? माला के फादर। शी इज द ग्रैंड डॉटर, अब इनकी ग्रैंड डॉटर है, तो अब इनकी ग्रैंड डॉटर माला की बेटी भी हो सकती है, माला के किसी भाई की बेटी भी हो सकती है। अब यहीं पे क्या राइज होने लगा? डाउट राइज होने लगा। तो जैसे ही आपको डाउट दिखाई देगा, राइज होता होगा, इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या लग जाना चाहिए गाइस? कैन नॉट बी डिटरमाइन लग जाना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को? पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ, सर फोटो में एक आदमी है, कहने वाला करण है, लेकिन अब करण का पता नहीं कि करण कौन है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है यहाँ पे। करण का ही फोटो है कि किसी और का, है ना। ही इज द ओनली सन, बना रहने दो, ऑफ माई फादर,
यानी करण ने कहा कि मेरे फादर, माय फादर ओनली सन। अब फादर का ओनली सन तो करण भी हो सकता है, करण का कोई भाई भी हो सकता है, यानी कि यहाँ फिर से क्वेश्चन मार्क लगा। तो गाइस जहाँ डाउट जिंदा है इसका मतलब वहाँ आंसर क्या आएगा, सी एंड डी आएगा। समझ रहे हो गाइस? तो देखिए गाइस, दैट्स माय साइड, है ना, इट वाज योर लॉजिकल गुरुजी गाइस। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, है ना। देखिए गाइस, अभी हम लोगों ने क्या किया है, इसका पार्ट 1 किया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे तो इसके लेवल को अप करेंगे। ओके गाइस, टिल देन आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आप लोगों ने मुझे यहाँ तक सुना देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।